स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए बाजार में हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर से आपको उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कंसोलिडेशन के संकेत आ रहे हैं। अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद बाजार थोड़ा फिसलते हुए दिखे, फिर थोड़ी सेलिंग भी आई, बट वहां से शानदार रिकवरी के बाद अब एकदम स्थिर है बाजार, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं आज के बड़े अमेरिका के डेटा से पहले। तो आपको कैसे करनी है तैयारी, मिड वीक ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग कैसे होने वाला है, इस पर है हमारा फोकस। कल तो वीकली एक्सपायरी भी है। आइए अनिल जी से भी करते हैं बात और जानते हैं उनका क्या व्यू बन रहा है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। बढ़िया रिकवरी है एक बार के लिए तो स्क्रीन पर, बट उसके बाद आप एकदम फ्लैट हो गए हैं। पिछले कुछ समय से थोड़े स्टेबल ही बने हुए हैं बाजार। तो व्यू लेता है सर बाजार पर आपका, और उससे पहले इस समय की जो बड़ी बातें वो भी बताएं। पहले बड़ी बातें बात उसके बाद में। हाँ, तो चलो पहले बड़ी बातें समझिए। उतार चढ़ाव है और थोड़ा ठीक ठाक सा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी तो बहुत ही छोटी रेंज में है, तो मतलब कोई खास आपको एक्शन दिखा नहीं रहा, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात दीप अभी तक है नहीं। 18,325 का हाई है और 18,210 का, यानी कि लगभग 100-125 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया। बैंक निफ्टी ऊपर में 4375 और 42,825, करीबन 500-600 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में रही है, और हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें 18,250 आप निफ्टी पर मान कर चल सकते हैं और 43,000 बैंक निफ्टी पर, और पिछले कुछ समय में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। सरकारी बैंक कमजोर हैं, प्राइवेट बैंक्स मजबूत है, तो दोनों तरह के बैंक्स अपने अपने हिसाब से अपनी कहानी लिख रहे हैं। मेटल, आईटी, फाइनेंस ये है आज कमजोर इंडेक्स, और बाकी ओवरऑल एफएमसीजी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक्स ये सहारा दे रहे हैं। आज इन सारे इंडेक्स में तेजी बनती हुई दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स करीबन 50 पॉइंट कमजोर है, यूरोप 0.5% कमजोर है। तो उस लिहाज से देखें तो आप किसी भी लिहाज से खराब इसलिए नहीं है दीप कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए हमारे बाजार काफ़ी बेहतर हैं। उतार चढ़ाव के बाद एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से भी आती हुई दिखी। ये अब तक का बाजार का पूरा हाल आपके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय की बाजार की चाल और पूरा हाल। बट एसेंशियली अनिल जी, जो पहले 1 घंटे का एक्शन हुआ जहां पर गिरावट आपने देखी, उसके बाद तो बाजार रिकवरी के ही पाथ पर थे और फिर थोड़ा स्टेबल हो गए। एक बीच में झटका और आया था, बट एसेंशियली मूव है। थोड़ा बैंक निफ्टी की रेंज आज ज्यादा रही है, एक बार के लिए इमीडिएट सपोर्ट भी तोड़ा था बैंक निफ्टी ने। तो बिल्कुल ठीक बात है दीप। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी आपको, और सुबह भी हम यही बात करें कि जब तेजी करने का मूड हो तो आप निफ्टी से करिएगा, और जब मंदी करने का मूड हो तो बैंक निफ्टी से करिएगा। वो ट्रेंड और वो ट्रेड अभी भी बरकरार है, क्योंकि मजबूती निफ्टी में कहीं ज्यादा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि 18,000 को पार करने के बाद निफ्टी ने एक भी बार अपने कमजोरी वाले लेवल के नीचे ट्रेड करने की कोशिश ही नहीं की है। 18,100 के नीचे ही नहीं जाता, 18,000 तो बहुत दूर की बात है। सो आई थिंक लॉन्ग करने के लिए निफ्टी ही ठीक है। बैंक निफ्टी ने 8 ट्रेडिंग सेशन और आज का मिला के 9वां ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें 2 बार दीप है ना 43,000 के नीचे जाने की कोशिश की, या ज्यादा 3 बार। आज का मिला के तीसरी बार ऐसा हुआ है 9 सेशन में के बंद आप वापस 43,000 के ऊपर हो जाते हैं, एक्सेप्शन 1, खाली 1000 पॉइंट की जो गिरावट हुई थी वो छोड़ दो, तो बंद आप वापस 43,000 के ऊपर हो जाते हैं। लेकिन 2-3 बार है ना इंट्राडे के स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। अब आज भी देखिए जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, संभावना पूरी बन सकती है कि आप 43,000 के नीचे बंद ना हो, लेकिन इंट्राडे के लिए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है। तो थोड़ी इंट्राडे वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज्यादा है, इसलिए अगर आप तेजी करने के मूड में हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी को थोड़ी देर के लिए साइड। हाँ, मंदी करने का मन आए कहीं कि नहीं मुझे तो बेचना है, तो बैंक निफ्टी को अच्छे लेवल पे आने दें, और वहां पर आप हल्का फुल्का शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, और दिग्गजों में आपको समझ में ना आए छोड़ दीजिए। मिड कैप्स है ना, हाँ, तो बस वहीं पर एक्शन है और वहीं पर रहेगा भी, वहीं पर फोकस करिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आपको भरपूर होते हुए दिख भी रहा है। चलिए फिर स्टॉक्स पर ही थोड़ा फोकस किया जाए, थोड़ी खबरें और ट्रिगर्स भी जाने जाए। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। आइए नुपुर और अरमान दोनों से करते हैं बातचीत। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून। रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो एल&टी और डॉक्टर रेड्डीज के आज नतीजे आने वाले हैं। एफ&ओ से बॉश, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गुजरात गैस के नतीजे आज आने वाले। तो ये सारे स्टॉक्स पे आज बाजार का फोकस है और ये इन पे रखनी है नजर। ग्लोबल से यूएसए से सीपीआई का डेटा आने वाला है, अप्रैल के महीने का काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहेगी। कल की बात करें तो निफ्टी से एशियन पेंट और आयशा मोटर्स के नतीजे आते दिखेंगे। एफ&ओ से आदित्य बिरला कैपिटल, दीपक नाइट्राइट, बलरामपुर चीनी, इंटरैक्ट डिजाइन, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और सीमेंस के नतीजे
नतीजे कल आने वाले, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में। आईटीआई बोर्ड बैठक से सरकार को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर विचार है, जो केपेक्स इन्फ्यूजन करने वाले उसके चलते, तो ये स्टॉक भी फोकस में है। एमएससीआई के मई के महीने का जो 2023 का जो इंडेक्स रिव्यू है वो अनाउंसमेंट होगी, जिसका इम्प्लीकेशन हम 12 तारीख को देखेंगे, तो यहाँ पर भी नजर रखनी है। ग्लोबल हेल्थ और बीकाजी फूड्स की बात करें तो अभी रिसेंट में आईपीओ आए थे और 6 महीने का जो लॉक इन होता है वो खत्म हो जाएगा कल के दिन, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में है। सोम डिस्टिलरीज राइट्स इशू बंद हो जाएगा, याद दिला देती हूँ 26 तारीख के दिन ये स्टार्ट हुआ था। करीबन 35 लाख शेयर्स इसमें दिए गए 140 के भाव पे। आईपीओ नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट आज दूसरा दिन है, कल क्लोज होने वाला है। करीबन 3200 करोड़ की साइज है। ओएफ और जो प्राइस है वो 95 से 100 रुपीज़ के आसपास की है। एक्सटेड है इंडिया मार्ट की फाइनल डिविडेंड 20 रुपये का, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट नजर आएगा स्टॉक में। और साथ ही साथ सिरका पेंट्स इंडिया, जहाँ पे बोनस इशू की एक्सटेड कल के दिन है, तो यहाँ पर भी आपको 1:1 के लिहाज से एडजस्टमेंट होते हुए दिखेगा। लेकिन ग्लोबल से काफ़ी कुछ है। यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी, चाइना सीपीआई का डेटा आने वाला है अप्रैल के महीने का, और यूएसए से देखें तो पीपीआई का डेटा आते दिखेगा अप्रैल के महीने का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर भी है। फ्राइडे के दिन बात करें, निफ्टी से सिप्ला और टाटा मोटर्स के नतीजे आते दिखेंगे। एफएनओ में मनापुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, पॉलीकैब, कोलगेट, एचपीसीएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नतीजे शुक्रवार के दिन आने वाले, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में आने वाले हैं। टाटा मोटर्स, जहाँ पे कंपनी बोर्ड बैठक के साथ साथ डिविडेंड पर भी विचार करने वाली है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है यहाँ पर भी। इसके अलावा पीवीआर भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि जो पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हुआ था उसका जो नाम चेंज किया गया पीवीआर आइनॉक्स, वो इफेक्टिव हो जाएगा फ्राइडे के दिन से। टीम लीज सर्विसेज, जहाँ पे बायबैक है वो शुरू हो जाएगा 25 मई तक, ये ओपन रहने वाला है, टेंडर ऑफर के थ्रू है। 3050 का भाव है, करीबन 3 लाख शेयर्स इसमें दिए जाएंगे। एवलॉन टेक्नोलॉजी 50% आईपीओ जो लॉक इन है वो 30 दिन वाला वो खत्म हो जाएगा शुक्रवार के दिन, तो यहाँ पे भी आप एडजस्टमेंट देख पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा अप्रैल के महीने का, वो शुक्रवार के दिन आने वाला है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मार्च महीने का डेटा भी आते दिखेगा। और इसके अलावा ग्लोबल से Q1 का जीडीपी डेटा आने वाला है यूके का, तो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है फ्राइडे के दिन। ओके, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी नजर, बहुत सारा एक्शन होने वाला है। ऑफ कोर्स ऑल इंपॉर्टेंट आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा तो है ही। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से नंबर्स आ चुके हैं और कौन सी खबरें भी लेकर आए हैं आप? जी, कई सारे नतीजे, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो बासफ की यहाँ पर बात करें, मुनाफा लगभग 45% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। आय में भी आपको लगभग 3% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखेगी। मार्जिन्स में अच्छी खासी कट होती है, 5.2% से गिरकर लगभग 2.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। प्रिज्म जॉनसन मुनाफा लगभग 79% के आसपास जो है गिरता हुआ दिखा है। मार्जिन्स देखेंगे तो 7.4% से गिरकर लगभग 7%, 6.97% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर लगभग 6.5% के आसपास की 6.5% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। वेंकीज मुनाफा लगभग अगर आप देखें 56% के आसपास की गिरावट है। आय में भी वहां पर 15% की गिरावट है। मार्जिन्स जो है वो 7% से जो घटकर अगर आप देखें तो 3.2% के आसपास जो है आ गए हैं। सेरा सैनिटरीवेयर यहां पर बात करें तो मुनाफा लगभग 19% बढ़ा है, आय 21% बढ़ी है। मार्जिन्स में कटौती है, 19.3% से गिरकर आपको 16.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले गोफर्स्ट पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गोफर्स्ट की इंसॉल्वेंसी याचिका को एनसीएलटी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें गोफर्स्ट का जो बोर्ड है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसी के साथ साथ कंपनी से किसी भी कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, और 19 मई तक जो कंपनी की जो सभी उड़ानें हैं उसे रद्द करने की भी बात है। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो एयरलाइन से बकाया की जो वसूली पर भी जो है रोक जारी रहेगी। सनोफी इंडिया यहां पर अगर आप बात करें तो कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार को डीमर्ज करेगी, और ये जो डीमर्ज करने के बाद जो सब्सिडरी में डीमर्ज होगा, और जो सनोफी इंडिया के एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले ये जो डीमर्ज एंटिटी है, जो कंज्यूमर कारोबार है, उनका एक शेयर जो है मिलता हुआ दिखेगा। कोल्टे पाटिल पुणे में 2 नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जोड़े हैं, और इन दोनों प्रोजेक्ट से लगभग 1300 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। एचपीएल इलेक्ट्रिक इनको लगभग 204 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में ब्लॉक डील्स हैं, पीएनबी लगभग 40 लाख शेयर्स और आईआरएफसी लगभग 23 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर, जहां पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन है। इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ हो रहा है तैयार, और आइए करते हैं उनसे मुलाकात। कुणाल जी, राकेश जी जुड़ चुके हैं, सुमित जी आज घर से जुड़े हुए हैं, सचिन जी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, आशु सर और धर्मेश कांत कहाँ से जुड़े हैं,
हमें पता नहीं, लोकेशन नहीं पता, मतलब जुड़े हुए हैं, ये लोकेशन पता नहीं खाली। हाँ ओके, धर्मेश जी के पीछे तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है ऑफिस से जुड़े हैं। आशीष सर जेएम फाइनेंशियल से जुड़े हैं, बिल्कुल पता चल चुका है एकदम। आशीष सर हमारे बीच में फॉरेन रिटर्न। हाँ बिल्कुल। आशीष सर ठंडा ठंडा कूल कूल एकदम बढ़िया। लंदन की ठंड कैसी थी सर? अनिल जी बहुत बढ़िया मौसम था, वन ऑफ द बेस्ट वेदर, बेस्ट टाइम टू बी देयर, सो बहुत अच्छा ट्रिप रहा अनिल जी। बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने आपसे बात शुरू की, आपके परम मित्र कुणाल जी ने ऑब्जेक्शन ले लिया, उंगली ऊपर की है अंपायर के, फील्ड अंपायर की तरह। जी आशीष जी को आउट करार दिया जाए कुणाल जी? नहीं अनिल जी देखिए, मैं आपकी एक चूक को सुधार रहा हूँ। अनिल जी आपने कहा आशु जी कहाँ से जुड़े हैं पता नहीं। हाँ। अनिल जी आशु जी हमेशा दिल से जुड़े हुए हैं अनिल जी। वाह। तो आशु जी यहाँ वहां से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। हाँ, आपको तो ये फीलिंग आना जरूरी थी। हमारे आए नहीं आए, कम आए, ज्यादा आए, लेट आए, जल्दी आए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी तुरंत आना जरूरी थी। एग्जाम में आप पास हुए। जी बंसल जी। अरे नहीं अनिल जी, असली बात क्या है, आशु जी ने लंदन जाने से पहले वादा किया था कि राकेश जी के लिए और कुणाल जी के लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। हाँ। तो ये आशु जी का गिफ्ट बोल रहा है, कोई दिल से नहीं जुड़े हुए ओके तो ये स्पॉन्सर्ड वेलकम था कुणाल जी की तरफ से आशीष जी का। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। आपके पीछे हमने जैसा आपने कहा हमने वैसा करके दिखाया, बाजार की मजबूती को बिल्कुल बरकरार रखा है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी, बताएं सर क्या है आउटलुक? अनिल जी देखिए अच्छी तेजी बनी है, काफी तेजी बन गई है, और उसमें एक बहुत बड़ा अनिल जी जो मूव था वो शॉर्ट कवरिंग का था, क्योंकि इंडेक्स शॉर्ट 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 जब भी अनिल जी बहुत नीचे से रिवर्सल होता है और उसमें शॉर्ट टाइम के अंदर होता है तो उसमें शॉर्ट्स तो ट्रैप होते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है इंडेक्स जो बार बार हम कहते हैं कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, वो इंडेक्स एक अच्छी मूव दे गया। अनिल जी निफ्टी तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टेबल है, एक कल की एक्सपायरी भी रेंज बाउंड लगती है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है अनिल जी कि अब ओवरडन हो गया है। आज हमने वैसे मॉर्निंग में दोनों में बाय कॉल दी थी, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड भी कराया, बुक भी कराया, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी अब बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली बहुत कॉशियस अप्रोच हो जानी चाहिए। मतलब आपने देखा था अनिल जी पिछले साल भी पिछले वीक में भी एक दिन 1000 पॉइंट का फॉल आ गया था इंट्राडे, और मतलब वो 1000 पॉइंट में अनिल जी कारण ये था कि एक तो वो जो पिछले दिन का जो फ्राइडे थर्सडे एक्सपायरी का मूव था 500 पॉइंट का, वो तो 500 पॉइंट उस वजह से थे क्योंकि सारी गेम जो है ऑप्शंस की है। अनिल जी ऑप्शंस में जैसे आजकल क्या हो गया है, मैं 1 मिनट लेके आपको बताऊंगा। जैसे अनिल जी वो रेसलिंग मैच नहीं होता कि पहले वो फेवरेट कोई होता है, वो मार खा रहा होता है तो उसमें पैसे लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं, फिर एकदम गेम पलट जाती है तो, और वो जो हार रहा होता है वो 2 पंच में ही सामने वाले को ढेर कर देता है और सारे के सारे वो मतलब मैच की जो वो पलट जाती है। तो ऑप्शन में अनिल जी ये हो रहा है सर वो ना आशु जी, वो तो साउथ की फिल्मों में होता है ऐसा। नहीं अनिल जी, ये वर्ल्ड ओवर रेसलिंग में ऐसा होता है, या वर्ल्ड ओवर किसी भी फाइट में ऐसा होता है, वो जो इंग्लिश मूवीज में दिखाते हैं पैसे लगाते हैं। अच्छा। सो अनिल जी कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो ऑप्शन बेचने वाले हैं ना, ये मतलब इस फिक्स पे बार बार पछताएंगे, हर ऑल्टरनेट वीक पे पछताएंगे, क्योंकि मॉडल कोई भी सीक्रेट नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो अनिल जी तो मुझे कल की एक्सपायरी लगती है या अगले, मतलब वैसे तो कल की एक्सपायरी का मैं स्प्रेड देता हूं, पर मुझे लगता है कि अनिल जी बैंक निफ्टी में जैसे आज भी हमने एक बाय कॉल इसलिए दी थी क्योंकि रिकवरी आई, रिकवरी के बाद ये ऊपर के एंड पे आगे खड़ा हो गया है। पर अनिल जी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 43,000 फिर टूट सकता है और 42,600 तक भी जा सकता है। तो अनिल जी कल के लिए बैंक निफ्टी में एक बियर स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं शेयर करूं कल के लिए। बिल्कुल सर, बताएं आपका बैंक निफ्टी में किस तरह का स्प्रेड बनाने की रिकमेंडेशन बताएं सर। 43,250 का भाव चल रहा है अभी, 43,200 की हमने पुट लेनी है एक, और 43,000 की एक पुट बेचनी है। यानी जी 1:1 पुट स्प्रेड है, इसकी कॉस्ट आएगी कोई 50-60 रुपए, अभी एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं मालूम है क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, 50-60 रुपए। मुझे लगता है कि यानी जी ये 1:1 स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हमें वो मूव देखने को मिला 43,000 नीचे का, तो ये 50 हमारे 3 गुना या 4 गुना पैसे हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अनिल जी पुट स्प्रेड होना चाहिए। निफ्टी में अनिल जी वैसे तो बुल स्प्रेड का मन है, लेकिन वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो निफ्टी ऊपर तो नहीं जा सकता, रुक जाएगा, और अगर निफ्टी ऊपर गया तो फिर बैंक निफ्टी का ये ट्रेड खराब हो जाएगा। तो दोनों में से निफ्टी डेफिनेटली बहुत स्टेबल है, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स में अभी भी दम है, बट बैंक निफ्टी अनिल जी इस भाव पे ओवरडन हो चुका है, ऊपर नीचे के झटके देगा, क्योंकि शॉर्ट्स अनिल जी फिर भी फंसे हुए हैं। शॉर्ट्स अनिल जी प्रॉब्लम क्या है कि नीचे के हैं,
तो अगर 500 पॉइंट घटता है ना तो 500 पॉइंट से उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको 1500 पॉइंट नीचे चाहिए, लेकिन अपने को तो 500 पॉइंट में भी काम हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रेड का एंगल वही है। और वैसे अनिल जी, मतलब मेरे हिसाब से जो पिछले 1-1.5 साल के फंसे हुए स्टॉक्स थे, ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। फंसे हुए स्टॉक्स बोल रहा हूं अनिल जी, अच्छे स्टॉक्स नहीं। मतलब अगर आप आईटीसी को बोलो तो आईटीसी किसी का फंसा नहीं हुआ था। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, वाई आईटीसी, क्योंकि वो फंसे हुए स्टॉक्स थे जो ऊपर से तो अभी भी नीचे है, लेकिन नीचे से बहुत ऊपर आ गए हैं बिकॉज ऑफ ये 1000 पॉइंट की तेजी और 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की तेजी। इसमें जरूर बुक करना चाहिए। और एक अनिल जी, एक स्टॉक है जो बहुत बढ़िया लग रहा है और जो मुझे लग रहा है कि अनिल जी आपके लिस्ट में भी था, जैसे सेठी जी तो हर हफ्ते यूज कर लेते हैं कि आपका फेवरेट भी है, जो आपकी लिस्ट में था और मेरा भी परपेचुअल फेवरेट है, वो है अनिल जी डीएलएफ। डीएलएफ अनिल जी एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है, चाहे वो ऑप्शन के थ्रू और डिलीवरी के लिए अनिल जी रख लेना चाहिए, क्योंकि वो मतलब वो एक ऐसा स्टॉक है जो 52 वीक हाई पे खड़ा हो गया। नॉट जस्ट 52 वीक हाई, जो 410, 15, 20 जहां से हर बार मेरे ख्याल 5, 7, 10 बार वहां से नीचे आया, उससे कन्विंसिंगली ऊपर जाके खड़ा हो गया। तो अनिल जी डीएलएफ में लॉन्ग रहना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि जो फंसे हुए स्टॉक्स हैं उनसे निकलना चाहिए। और कल के लिए एज ऑफ नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग अनिल जी, बैंक निफ्टी का बीएस स्प्रेड बनाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी पर बेयर स्प्रेड है आशु सर की तरफ से, नजर रखिए। यहाँ पर 1:1 ही स्प्रेड है। 43,200 की एक पुट बेचिए और 43,000 की एक माफ कीजिए 43,200 की पुट खरीदिए और 43,000 की पुट बेचिए। ये है आशु जी की तरफ से राय। सेनोफी पर थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। कुणाल जी एक बार जरा चार्ट भी इसका देख लें, क्योंकि एक तो नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं और दूसरा ये अपने कंज्यूमर बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहा है, सेपरेटली लिस्ट होगा और 1:1 के रेशियो में ये डीमर्जर होने वाला है। खैर ओवरऑल मुनाफा अगर आप देखें तो 240 से घटकर 190 करोड़ का आते हुए दिखा है, बट जो आय है वो 707 करोड़ से बढ़कर 737 करोड़ की आई है। ऑपरेशनली थोड़े नंबर्स बेटर हैं, 195 करोड़ के सामने का एबिटा बढ़कर आपके लिए 230 करोड़ का आया है और मार्जिन्स भी 27.5% से बढ़कर 31.2% के आए हैं। सैनोफी, कुणाल जी। देखिए दीपांशु, स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और सनोफी ऐसा शेयर है जो कि मेजर सपोर्ट्स के आसपास जब आए तो इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो 5300 के आसपास मुझे लगता है सनोफी में बड़ा सपोर्ट है और कई बार हमने देखा है कि ये लेवल वैलिडेट हो चुका है। तो मौजूदा स्तरों पर भी मेरी राय में अगर इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बना करके बाय करते हैं तो उसमें कोई डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है और अपसाइड में मुझे लगता है कि स्टॉक में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। तो इन स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है कि इसमें ट्रेडिंग के बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में लंबी अवधि के निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इसके लायक है स्टॉक या ये मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ पर खरीदारी की राय है, लेकिन निवेश के लिहाज से न कि ट्रेडिंग के लिहाज से। लेकिन अगर आपको करनी ही है ट्रेडिंग तो फिर कोई बात, सचिन जी तैयार है बिल्कुल उनके लिए, BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, फ्लैग फॉर्मेशन। एंड जिस तरीके से काफ़ी दिनों से 3800 3780 के आसपास इसमें रुकावट नजर आ रही थी, क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था इस पर्टिकुलर हर्डल के ऊपर। तो आई थिंक अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है ये मूव लगभग अराउंड 4000 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके फ्यूचर्स में जो लगभग अराउंड 3825 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3780 पे। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 3880 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4000 तक का पोटेंशियल इस पर्टिकुलर मूव में अनफोल्ड होना चाहिए। ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है, सो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 3880 फर्स्ट टारगेट एंड 4000 का सेकेंड टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए सचिन जी की तरफ से L&T टेक पर राय आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में है ही और एक्शन भी आपको इसमें आते हुए दिख रहा है। इस बीच JBM ऑटो के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, वो भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो 1072 करोड़ से आए घटकर आपको आती हुई दिखी है और मुनाफा भी 86 करोड़ से घटकर सीधा 28 करोड़ का मुनाफा है। देखते हैं अगर कुछ एक्सेप्शनल कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कट देखा है ओवरऑल मुनाफे में आते हुए। एक्सपेंसेस तो इनके ऑन द फेस ऑफ इट स्टेबल रखने हैं, बिल्कुल एक्सपेंसेस इनके घटकर आए हैं। अदर इनकम बढ़कर आई है, तो ऐसा कुछ अदर इनकम में भी कुछ बड़ी गिरावट नहीं है। रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, वो तो आपको दिख ही रहा है, बट देखते हैं अगर कहीं पर बड़ा एडजस्टमेंट इनके लिए होते हुए दिखा है या नहीं। बट लग रहा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस का थोड़ा इम्पैक्ट JBM ऑटो के नंबर्स पर आते हुए दिख रहा है।
टैक्स एडजस्टमेंट्स भी उतने नहीं आते, ये परफॉर्मेंस बेस्ड ही है जो आप इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं इनके मुनाफे में। और देखिए इसलिए स्टॉक भी सीधा रिएक्ट कर रहा है। सुमित जी जरा आप चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। जेबीएम ऑटो की मैं आपके पास आता भी हूँ पूछने के लिए। कामकाजी मुनाफा भी घटकर आया है, 190 करोड़ का कामकाजी मुनाफा यहाँ पर घटकर आपको 167 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। 1072 करोड़ से घटकर आए इनकी 1000 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। तो ऑन द फेस ऑफ इट फर्स्ट कट नंबर्स काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं जेबीएम ऑटो के, और मार्जिन्स भी 17.8% के घटकर 16.5% आए हैं। स्टॉक भी सीधा 4% नीचे है इस समय। चार्ट सुमित जी, जेबीएम ऑटो। दीपांशु जेबीएम ऑटो पिछले 4 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया लोअर लेवल से। तो ऊपरी लेवल पे अभी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 790 788 ये स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल अगर टूटते हैं तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और 740 750 रुपए तक के लेवल जेबीएम ऑटो में देखने को मिलेंगे। जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है ऐसा लग रहा है ये लेवल टूटेंगे और नीचे में 40-50 रुपए का फॉल जेबीएम ऑटो में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश लॉन्ग एक बार अवॉइड करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 810 820 ये रेजिस्टेंस है। ये लेवल जब ऊपर में टूटेंगे तो ही इसमें फ्रेश बाय बनेगा, नहीं तो करेक्शन में नीचे में बाय बनेगा। फिलहाल यहाँ से स्टॉक करेक्ट हो सकता है। करेक्ट हो सकता है। एक बार जरा धर्मेश सर से भी पूछें उनकी राय, क्योंकि धर्मेश सर काफी कमजोर नंबर्स दिख रहे हैं। अब 5.5% का कट आ गया है और परफॉर्मेंस ही कमजोर आई है। ऐसा नहीं कि कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से मुनाफे में इतनी गिरावट है। मार्जिन कम हुए हैं। एबिटा भी 123 करोड़ का 107 करोड़ आते हुए दिखा है। व्यू है सर इस पर, क्योंकि अदरवाइज ऑटो कंपनीज के तो हम नंबर्स दमदार देख रहे हैं, अपडेट्स अभी तक अच्छे आए हैं, ऑटो एंसिलरीज के भी नंबर्स ठीक ठाक आए हैं, टायर कंपनीज में तो बड़ा एक्शन दिख रहा है। यहां पर क्या हो गया सर? गुड आफ्टरनून जी। देखिए यहाँ पर जहाँ तक जेबीएम ऑटो का सवाल है, ये नंबर तो डिटेल में देखना पड़ेगा कि किस चक्कर में इतना कस के इनका गिरा है। बट ऑटो के नंबर्स जरूर अच्छे आए हैं, चाहे वो मारुति हो, हीरो बजाज ऑटो, आई मीन सब नंबर तो जरूर अच्छे आए हैं। और टायर कंपनीज के नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं। टायर कंपनीज के नंबर अच्छे आने का कारण है कि रिप्लेसमेंट सेगमेंट है, वहाँ पर उनकी बिकवाली ज़्यादा हुई है रादर देन OEMs। सो जैसे अपोलो टायर्स के मैनेजमेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, ओवरसीज भी रिप्लेसमेंट मार्केट में ट्रैक्शन उनको मिल रहा है, तो उनका एक बेनिफिट टायर कंपनीज को मिला है। ऑटो एंसिलरीज में मिक्स्ड बैक रहा है। अगर आप देखिए ये कंपनी स्पेसिफिक ऑटो एंसिलरी अगर आप देखेंगे तो कुछ ने अच्छे नतीजे दिए हैं, कुछ ने खराब दिए हैं। जैसे भारत कुछ के नंबर बहुत खराब थे और यहाँ पर जेबीएम ऑटो का भी नंबर थोड़ा खराब दिख रहा है। तो इस बार कमोडिटी का तो ज़्यादा प्रेशर था नहीं इनपुट प्राइस में, बिकॉज कूल डाउन ही थे सारे के सारे कमोडिटी प्राइस में, वहाँ पर इनपुट प्राइस प्रेशर तो नहीं है। बट ये थोड़ा नंबर्स का देख के समझना पड़ेगा कि कारण क्या रहा है। ओवरऑल ऑटो एंसिलरी के नंबर में जितना मैंने देखा है 6-7 कंपनियों का, वहाँ पर मिला जुला असर रहा है। 3-4 ने खराब दिए और 1-2 ने बेहतर नतीजे दिए। सो जो लीड मिलनी चाहिए कि ऑटो अच्छी कर रही है और आपके साथ में टायर कंपनी अच्छी कर रही है, साथ में ऑटो एंसिलरी की भी एक अच्छा रुझान दिखना चाहिए, वो अभी तक तो नहीं है। तो ये है आपके लिए जेबीएम ऑटो। इनके कंपोनेंट डिवीजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, टूल डिवीजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, पर जो OEM डिवीजन है, जो इनका कारोबार, आई थिंक बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का काफी बड़ा कारोबार है, वहां पर परेशानी है। उसका रेवेन्यू स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर आप देखें तो 314 करोड़ से घटकर 181 करोड़ का है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो 329 करोड़ से घटकर 222 करोड़ का है। तो वहां से परेशानी है, क्योंकि बाकी 2 डिविजन्स ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इनकी। बिल्कुल, तो नंबर्स के बाद कमजोर होता हुआ 6% नीचे जेबीएम ऑटो का स्टॉक, लेकिन इस बीच बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। 18,300 के लेवल पर निफ्टी फिर से आता हुआ दिख रहा है, दिन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने की कोशिश, और यही कोशिश बैंक निफ्टी भी की हुई है। कहाँ थोड़े देर पहले आपको 42,800 नजर आ रहा था, अब 43,300 दिन की ऊंचाइयों के करीब बैंक निफ्टी भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो शानदार रिकवरी भारतीय बाजारों में आती दिख रही है। मिड सेशन से, लेकिन जैसे नतीजों के बाद गिरने का जो सिलसिला है वो जेबीएम ऑटो में भले आप दिख रहा हो, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज इससे पहले से ही शुरू कर चुका है। तो आरती इंडस्ट्रीज में लगातार और बार बार तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। कल भी हमने देखा नंबर्स के बाद, लेकिन इसको नंबर्स के बाद प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कल मैंने स्टॉक ऑफ द डे दिया नहीं, लेकिन कल भी और आज भी बार बार लगातार गिरता हुआ। वजह बताने के लिए तैयार है आशीष? ये तो कितने दिन गिरना होता है रिजल्ट के बाद? कल ही गिर गया, आज फिर से आज सर गिर गया, लेकिन प्रदर्शन इसका खराब सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं था। हाँ। दिक्कत है कि पिछली 4 तिमाहियों में अगर आप देखें तो हर बार ईयर ऑन ईयर मार्जिन गिरते जा रहे हैं, और एक कोई स्टॉक सस्ता नहीं है। वैल्यूएशन आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़ी चिंता है कि परफॉर्मेंस बिल्कुल आ नहीं पा रही। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है बहुत लैग कर रही है। दूसरी बात यह कि जो इनका पूरे पोर्टफोलियो का 50% चंक जो है पिगमेंट्स और डाइज, यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्लोबल स्लोडाउन देखा जा रहा है, कंपटीशन काफी इंटेंस है और प्राइसिंग टूट रही है।
इसके चलते यहाँ पर इसके जो नतीजे यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब बात है कि केपेक्स तो बड़ा कर रखा है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, साथ में अगर आप देखें तो जो डेट की चिंता है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बार भी अगर आप देखें तो ग्रॉस डेट करीब 300 करोड़ से बढ़ा है, यानी अब टोटल जो ग्रॉस डेट हो गया है वो 2870 करोड़ के आसपास हो गया। जो नेट डेट टू एबिटा है वो 2.5 टाइम्स का है। तो एनालिस्ट थोड़े से चिंतित हो रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, केपेक्स आपने कर रखा है, इसके चलते देखें तो अभी जो वैल्यूएशन भी दे रहे हैं बाजार कम नहीं है। आज की 8 से 10% की गिरावट के बाद भी अगर आप देखें तो FY24 फॉरवर्ड EPS के अनुसार करीब 32 टाइम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जिसके चलते अगर आप देखें तो एनालिस्ट अब थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं। काफी सारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में दिख रहा था जहां पर टारगेट कट किए गए, डाउनग्रेड किया गया है, इसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहे, अभी भी उन्होंने जो FY25 तक जो है मुनाफे में करीब 25% ग्रोथ की जो गाइडेंस है एबिटा की वो दे रखी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चैलेंजेस काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे, इसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक में गिरावट आई है, स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है, 9% नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। कॉन कॉल के बाद इनफैक्ट और बड़ी गिरावट इसमें आ रही है। एक बार धर्मेश जी से भी राय लें इस पर। धर्मेश जी, बड़ा कट नंबर्स के बाद आरटी इंडस्ट्रीज ट्रैक करते हैं सर? जी दीपांशु, देखिए इनका जो सेगमेंट है पिगमेंट्स एंड डाइज का, वो सिर्फ भारतीय इंडस्ट्रीज नहीं, जितनी भी कंपनियां इस सेगमेंट में कारोबार करती है सबको प्रॉब्लम आया है। और बेसिक प्रॉब्लम का रीजन ये रहा है कि इनके सारे जो 50% के आसपास का एक्सपोर्ट होता है वो यूरोप में होता है। यूरोप में यहाँ पे पिगमेंट एंड डाइज का जो कारोबार है काफी ठप पड़ा हुआ, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है क्लोजिंग की हो नहीं रही है। और वो जो सेगमेंट जो बड़े लोग हैं वो तो कर रहे हैं, उनको मिल जाता है बड़े लोग इस ऑर्डर, बट जो इंटरमीडिएट एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को सप्लायर्स हैं उन सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैनेजमेंट तो काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया था कि 30 से 35% का टॉप लाइन ग्रोथ करेंगे, 20% का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, एबिटा का ग्रोथ 15% रहेगा, बॉटम लाइन में 20% के आसपास आएगा। हालांकि मार्केट इस बात को नहीं मान रहा है, ये नंबर के पीछे का जो बेसिस है वो होना चाहिए कि आपको बिजनेस ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यूरोपियन और ओवरसीज मार्केट में, वो नहीं है। अभी तक भी आप जिससे भी चैनल चेक किया बात करें तो हर जगह वो यही बता रहे हैं कि ये साल भी उनका तकलीफ वाला ही लग रहा है और प्रोबेबल माइल्ड रिसेशन है या जो भी है कंटिन्यूटी का, वहाँ पे इनको भी बिजनेस ट्रैक्शन नहीं दिख रही है। सो मोस्ट ऑफ देम यही बोल रहे हैं कि ये साल अगर बराबर भी छूट गए बिना ग्रोथ के तो भी अच्छा रहेगा। सो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, जैसा अभी बताया भी उन्होंने कि वैल्यूएशन काफी महंगा है उस हिसाब से, तो ये एंड कैपेक्स करके वो सबका इम्पैक्ट तो फाइनेंशियल्स पे आने है। तो आई डोंट थिंक अभी यहाँ पर बाई करना चाहिए और 10-15% ये नीचे आ सकता है यहाँ से। ये है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। अदानी मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट पर यहाँ पर कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। इस कमेटी ने अदानी हिंडनबर्ग मामले पे अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और सुप्रीम कोर्ट 12 मई यानी कि परसों इस रिपोर्ट पर विचार करेगा। 6 सदस्यीय कमेटी बनी थी केवी कामत सर के नेतृत्व में। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और अब परसों इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। तो यह बड़ा अपडेट आपके लिए अदानी मामले को लेकर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें अदानी और हिंडनबर्ग वाले मामले में जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो अब इस रिपोर्ट पर आगे सुप्रीम कोर्ट परसों सुनवाई करेगा। लेट्स सी आगे क्या कुछ एक्शन होता है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, इस पर रखिएगा नजर। अदानी ग्रुप के शेयर आज बड़े मिला जुला सा कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आइए बढ़ते आगे और एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर है उनके पास। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो आरबीआई ने जनवरी के अंदर एक डिस्कशन पेपर निकाला था एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो आइडेंटिफाई करने हैं उसके लिए, कि बैंक्स जो अभी एनपीए होने के बाद प्रोविजनिंग करते हैं वो शुरुआत से ही प्रोविजनिंग करें। जो SMA A में यदि कंपनीज आ जाएं तो उनके लिए प्रोविजनिंग, SMA 2 के लिए प्रोविजनिंग और SMA 3 मतलब आपको पहले दिन से ही प्रोविजनिंग करनी होगी। इसके लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के मेथड को अपनाना होगा। इस पर डिस्कशन पेपर आरबीआई ने जनवरी में निकाला था। लेकिन अब सरकार ने अपना जो इसमें कमेंट्स दिए हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आरबीआई ने सभी के साथ किया, बैंक्स के साथ किया, सरकार के साथ किया, तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि इस समय इस तरीके का प्रोविजनिंग करना सही नहीं होगा,
क्योंकि अभी ही कुछ ही महीनों पहले बैंक्स जो हैं, जो छोटे और मझोले बैंक्स हैं, वो पीसीए से बाहर निकले हैं। तो ऐसे समय में यदि प्रोविजनिंग का मेथड यदि हम चेंज कर देंगे तो वो उन बैंक्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। और जो बैंक्स अभी पीसीए से बाहर निकले हैं, हो सकता है कि वो वापस अपना लॉस बुक करने लग जाए और सरकार को ज़्यादा पैसा बैंक्स को देना पड़े या कैपिटल इन्फ्यूजन जिसे हम कहते हैं वो करनी पड़े। इस वजह से ये जो मेथड है इसको अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये एक मत सरकार की तरफ से आरबीआई के जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें दिया गया है। जो हमारे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये कमेंट आरबीआई को दिया है, लेकिन अब ये आरबीआई का आउटलुक है कि क्या वो इस कमेंट के बावजूद आगे बढ़ती है और ईसीएल की जो मेथड है उसको बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल करती है या नहीं, ये आरबीआई के प्रीव्यू में आता है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ईसीएल का जो मेथड है उसको अभी इस समय लागू करना सही नहीं होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा लॉजिक सरकार ने दिया है वो है कि अभी वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी टर्मोइल से गुजर रहा है। हालांकि हमारे देश के जो बैंक हैं वो सभी स्ट्रेस टेस्ट को अच्छे से पास कर रहे हैं, वो स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे बैंक्स में नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन ये अभी की सिचुएशन है, यदि ये प्रोविजनिंग को हम यदि चेंज करते हैं उस पर बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। यदि उनके पास जो अभी हम सोच रहे हैं कि क्रेडिट उनके पास है, कैश उनके बुक्स पे है, क्या प्रोविजनिंग के बाद वो रह पाएगा या नहीं, ये एक संशय है। इस वजह से ईसीएल की जो को लागू इस समय करना काफ़ी रिस्की होगा, ये सरकार का मानना है। अब लेकिन मैं फिर साफ करना चाहूँगा कि ये आरबीआई का प्रीव्यू है कि वो ईसीएल को लागू करता है या नहीं। आरबीआई का फाइनल डिसीजन है ईसीएल को लागू किया जाता है या नहीं। बट ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो लाया गया है और आपको पहले से इसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि प्रोविजनिंग नीड्स बढ़ जाएंगी बैंक्स की तो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ सकता है। बट कैसे समझना है इसे, जब भी आया बट कितना इंपैक्टफुल हो सकता है? देखिए दीप, ये ईसीएल नया शब्द आया है हमारे हाथ में, ये फरवरी से आया है, 3-4 महीने पुराना है, 2-3 महीने पुराना है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, दुनिया भर में बैंक्स अपना जो पैसा उधार देते हैं उस पैसे को उधार देने पर जो पैसा अगर नहीं आता है तो वो एनपीए हो जाता है, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। तो वो एनपीए बैंक्स पहले ही अंदाजा लगा ले और ये कि हमारे इतने लोन अभी वो हुए नहीं है एनपीए, लेकिन हो सकते हैं और उनको अकाउंट करना शुरू कर दे। ये नियम दुनिया भर में कई सारे बैंक पालन करते हैं, कई सारी सरकारें करती है, कई सारे सेंट्रल बैंक करते हैं। आरबीआई ने सोचा कि अपने यहाँ भी ऐसा किया जाए कि बैंक्स पहले से अंदाजा लगाना शुरू कर दे कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये हो सकता है। हाँ, जैसे होता है टीचर पता लगाते हैं ये फेल हो सकते हैं, बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इनके लक्षण अभी से दिख रहे हैं, वैसे बैंक पहले से ही आप पता लगाना शुरू करें ये क्लाइंट पैसा नहीं देंगे, और वो जो पता लगाएं आप उसकी प्रोविजनिंग करना शुरू कर दे कि ये हमारे बेड एसेट्स हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो प्रोविजनिंग करेंगे तो उनके लिए आरबीआई का कहना है कि 5 साल के अंदर आप प्रोविजनिंग करिए। समझिए आपको लगता है कि 100 रुपए के लोन ऐसे जो बेड एसेट्स हो सके 5 साल में कर दीजिए, ठीक है। अब अरे भाई अभी तक तो ये हुए ही नहीं है, पहले से प्रोविजनिंग क्यों? और जैसे आप प्रोविजनिंग करेंगे तो फिर क्या, कैपिटल कम हो जाएगी, बैलेंस शीट में नुकसान दिखेगा, और फिर जब ये रिकवर होंगे तो अचानक से प्रॉफिट भी ज्यादा आता दिखेगा क्योंकि आप प्रोविजनिंग करके बैठे हो। तो इस पर सुझाव मांगे गए थे। अब सरकार, और ये आज सुबह और 2 दिन पहले जो आपको बैंक निफ्टी में तेज गिरावट दिखी थी 1000 पॉइंट की, ये इसी वजह से आई थी। लोगों को लगा कि अरे ये तो होने वाला है। लेकिन अब जो तरुण खबर दे रहे हैं वो खबर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पॉजिटिव है बैंक्स के लिए। ये पॉजिटिव है कि सरकार का ऐसा करने का इरादा है ही नहीं, सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती। सरकार ये कह रही कि हमने सुझाव मांगे थे, आरबीआई ने सुझाव मांगे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आज के आज लागू कर लें। अगर आरबीआई लागू करने के बारे में सोचेगी भी तो लंबा वक्त लगेगा, समय लगेगा, सोचेंगे, आराम से लागू करने के लिए बैंकों को समय देंगे। और वाकई में हिंदुस्तान में ये चीजें लागू करनी भी चाहिए कि नहीं, हमें वाकई में जरूरत भी है क्या? सिस्टम तो है सर हमारा, ऐसे में 1 2 3 एग्जैक्टली इसलिए ये वित्त मंत्रालय के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में लागू होने वाला नहीं है। तो जिन लोगों को ये बड़ी टेंशन है, बड़ा प्रेशर है, ये डर लग रहा है कि बैंक्स के एनपीए 2 से 3%, कोई 5%, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं 4-5% आपके एनपीए बढ़ जाएंगे, कुछ 1 से 2% का अंदाज लगा रहे हैं, इतनी प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी। वो सब बातें फिलहाल आप साइड में रख लीजिए। तो जो बैंकों को लेकर जो, और स्पेशली जो प्राइवेट सरकारी बैंक पिछले 2 दिनों में अच्छे नतीजों के बाद घट रहे हैं,
वो इसलिए घट रहा है कि हर एक कॉन्फ्रेंस कॉल में नतीजों के बाद बैंक्स के मैनेजमेंट से एक ही चीज पूछी जाती है, प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ेगी, ईसीएल पे आ गया तो क्या करोगे। तो जबरदस्ती डरने वाला काम हो रहा है जिसकी जरूरत है नहीं। सो आई थिंक ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो भी बहुत वक्त लगेगा, पूरा समय दिया जाएगा, प्रोसेस को, सिस्टम को बनाया जाएगा। इसलिए सिर्फ इन खबरों के दम पर आप अपना मूड खराब न करें। गॉट इट। बहुत क्लियर कट बात है, इसलिए ये क्लेरिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से हमें आ रहा है और वित्त मंत्रालय के टॉप सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि सरकार का ऐसा नियम लाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है जिसमें कि उन्हें ये लगे कि ईसीएल के बेसिस पे बैंक्स को प्रोविजनिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर ये चीज आती दिख रही है। चलिए, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक बार जरा तरुण है अगर लाइन पे तो मैं तरुण के पास भेजा। तरुण, क्या वजह है कि सरकार आरबीआई की तरफ से इस पर ड्राफ्ट लाया गया है, सजेशन मांगे गए, उसके बावजूद सरकार इसको बिल्कुल भी लागू करने के पक्ष में नहीं, इसकी क्या खास वजह है? देखिए सर, सरकार का साफ तौर से मानना है कि इस समय बैंकिंग जो सेक्टर है वो बहुत वनरेबल है, चाहे वो ग्लोबल फ्रंट पे हो चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे हो। तो ऐसे में इस तरीके की यदि कोई प्रोविजनिंग में चेंजेस होते हैं वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं बैंक्स के लिए, और स्पेशली जो मिड साइज या स्मॉल साइज जो बैंक्स हैं उनके लिए। और सरकार ने अब हाल ही में लास्ट बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो पीसीए से बाहर आया है, तो हाल ही में अभी अपना कैपिटल इन्फ्यूजन बंद किया है पीएसयू बैंक्स के अंदर। अब यदि वापिस यदि प्रोविजनिंग की वजह से कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़े तो एक बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। इस वजह से जब आरबीआई ने सरकार से जब उनसे कमेंट मांगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक्स को देखता है, वैसे तो नोडल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, लेकिन डीएफएस भी बैंक्स जो है वो डीएफएस के अंडर भी आते हैं। तो डीएफएस ने अपने कमेंट्स दिए हैं और बैंकों ने भी अपने ये कमेंट्स दिए हैं कि इस समय ये जो ईसीएल की जो प्रोविजनिंग है उसको स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। इससे एक बड़ा दबाव बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और बैंकों के कैश पे देखने को मिलेगा। तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर जो दबाव आ सकता है, मुनाफे पर जो दबाव आ सकता है, उसके चलते सरकार फिलहाल ऐसा करने के मूड में है नहीं। ये आपके लिए साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये है बैंकिंग शेयरों को लेकर जो डर है वो काफ़ी हद तक आपका दूर होता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल भी जो कुछ भी आप बड़ा हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं, बड़ी सब बातें सुन रहे हैं, उस पर फोकस किए बगैर इस चीज़ पर फोकस करें कि फिलहाल ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। ये बहुत क्लियर। आइए तो अब सेठी साहब से बात की जाए। बिल्कुल, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज भी दो स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। बताएं सर पहला स्टॉक। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार रिकमेंड करता हूँ। कैरिसिल में खरीदारी करने की सलाह है, जो अभी 603 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है, क्वार्ट्ज किचन सिंक बनाने वाली, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो पहले इसके टारगेट देता हूँ। 635 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 585 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी एक जर्मनी की कंपनी है, शॉक एंड कंपनी, उसके साथ टेक्निकल टाई अप है जिसके अंतर्गत ये कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक बनाती है और इकलौती एशिया में इकलौती मैन्युफैक्चरर है। और इसकी टेक्नोलॉजी इस जर्मन कंपनी ने पेटेंट की हुई है और दुनिया भर में सिर्फ 4 दूसरी कंपनियां हैं जिसके पास इसका लाइसेंस है, इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा कंपनी और कई सारे किचन अप्लायंसेस जैसे हॉब्स है, कुक टॉप्स, ओवंस, डिश वॉशर, ये सब भी बनाती है। फिर आइकिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक टाई अप है। आइकिया के ग्लोबली जितने स्टोर्स है वहां पे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। 80% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है और हाल ही में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जिसका भी फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्लोज टू 20%। बहुत ही अच्छी दर से कंपनी ने पिछले 3 साल में ग्रोथ दर्ज करी है और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी ज्यादा महंगा नहीं है। 28 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है और कई सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 44% की हिस्सेदारी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। हाइट से थोड़ा करेक्ट होया हुआ है और 635 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह, 585 का स्टॉप लॉस। 585 स्टॉप लॉस, 635 का टारगेट, ये है राय आपके लिए
कैरिसिल में, जिसे आप पहले एक्रिसिल के नाम से भी जानते थे, CAAC, बस इतना ही फर्क है, बाकी पीछे का सिल सेम है, CA और AC। हाँ, CA और AC। सेठ साहब बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी है नेस्को, जिसका भी भाव है 584 का, टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म टारगेट 620 का, स्टॉप लॉस 570 रुपए का। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, बट अलग टाइप की कंपनी है, जो कि मेनली IT पार्क्स बनाती है और उनको लेट आउट करती है। कई सारे MNCs इनके क्लाइंट्स है, जैसे HSBC है, KPMG, ब्लैक रॉक इनको दिया हुआ है। हम जब बॉम्बे में गोरेगांव में देखते हैं, बहुत ही बड़ा एक इनका कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा कारोबार है इनका बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, वहाँ पे जहाँ पे एग्जीबिशंस के लिए, बैंक्वेट्स के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज है, तो वो है। फिर तीसरा हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में भी है, केटरिंग वगैरह का काम करती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एब्रेसिव्स और कई सारे कैपिटल इक्विपमेंट्स बनाती है, तो वो भी एक इसके अंदर बिजनेस है। बाकी एक दमदार क्वालिटी की फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, और हाल ही में एक्सपेंशन भी अब करने जा रही है कंपनी, नए टावर्स बना रही है इसी साइट पे जो IT पार्क्स के लिए रहेंगे। और वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 16 के मल्टीपल में स्टॉक ट्रेड करता है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 70 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 49 करोड़ का पैट था। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है क्लोज टू 56%। मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बता रहा हूँ, नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। एक जीरो डेट कंपनी है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब बिल्कुल अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 620 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 570 का स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए नेस्को पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए ओवरऑल दो स्टॉक। अब 2:30 बजे की स्ट्रेटजी आइए लेते हैं अनिल जी की स्ट्रेटजी। सर हल्की नरमी है, डाउ फ्यूचर्स 38 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 30-32 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आज शाम ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन डेटा तो इनका आएगा ही। एशिया आज कमजोर था, आधे से 1% की गिरावट अक्रॉस एशिया थी, सिंगापुर के बाजार छोड़कर बाकी सारे एशिया के बाजार कमजोर रहे। यूरोप में भी आपको नरमी दिख रही है। कच्चा तेल कमजोर है, रुपया 2 पैसे कमजोर है, सुबह 2 पैसे मजबूत खुला था, और हमारे बाजार एकदम फ्लैट है। हल्की बढ़त है, 22 पॉइंट निफ्टी, 44 पॉइंट बैंक निफ्टी। क्या करना है? देखिए दीप, आज चूंकि अमेरिका में बड़े डेटा वाला दिन है, जिस पर सबको इंतजार है, और उससे पहले डाउ फ्यूचर हल्की फुल्की सुस्ती के साथ है, तो बेटर ये है कि आप कुछ न करें, शांति से बैठें। और बाजार भी आज वोलेटाइल थोड़े से ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से डेटा जो बता रहे हैं वो ये कि नया आपको 18,200 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, और 18,300 के ऊपर मिलने की भी संभावना कम है, भले हम 18,300 के आसपास है। तो अब करना ये कि अगर 3 बजे तक आप हाईज के पार निकल कर टिकते हैं, आज का हाई 18,315 के आसपास का, 325 का, तो सुबह भी अपनी यही बात थी, 300-325 रुकावट की जगह अगर 18,325 के आसपास अगर आप 3 बजे के पहले निकल कर टिक जाते हैं, तब तो बहुत बढ़िया, अच्छी तेजी और बनेगी। 350-400 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। अदरवाइज 18,200 18,300 की रेंज को ही ट्रेड करना चाहिए। डेटा ये बता रहे हैं 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पोजीशन 1.5 करोड़ शेयरों की बनी हुई है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,200 ये आपके लिए बचे हुए समय के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 43,200 के ऊपर जब तक हैं आप अच्छे हैं, 43,200 के नीचे हल्की फुल्की कमजोरी, अगर हुई कमजोरी तो 43,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे बंद नहीं होंगे। ऊपर आए तो 43,400 43,500 की रेंज में सप्लाई है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सो इंडेक्स में मेरे ख्याल से रेंज को अभी भी नहीं तोड़ेगा, उसी रेंज में रहेगा। तो फ्रेश पोजीशन आज कुछ भी ना बनाए, इनफैक्ट हल्का करने की कोशिश करें, कल देखा जाएगा। ओके, कल देखा जाएगा। आज बड़ा डेटा आने वाला है, पोजीशन है तो उसे मैनेज कर लीजिए। नई पोजीशन के लिए अब कल का ही इंतजार करते हैं, वीकली एक्सपायरी भी रहेगी। आइए एक बिगुल सच जी के लिए अब BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर कोलगेट पामोलिव पे भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है डेली चार्ट पे। पिछले 7 दिनों के डिक्लाइनिंग मूव के बाद यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव कल के सत्र में नजर आई थी, एंड उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप सी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1605 के आसपास का एक इंट्राडे स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 1640 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड भी हो सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी कोलपाल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है 1572 पे। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का 1605 का, बट पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1640 का। 1605 से 1640 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कोलगेट, ये है सच जी की राय। लंबे समय बाद ये स्टॉक रेडार पर आया है, देखते हैं कोलगेट की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है।
एफएमसीजी पर रखनी है आपको नजर। रिसेंटली थोड़ा सहारा एफएमसीजी ने बाजार को दिया ही है। आइए बात निकली एफएमसीजी की तो बात कर लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर के भी। इसके नंबर्स भी आने वाले हैं और उसके बाद धर्मेश जी से राय भी लेंगे, बट एक बार पहले नंबर्स का प्रीव्यू ले लेते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए गोदरेज कंज्यूमर। एक्सपेक्टेशन है कि नतीजे तो अच्छे ही आने वाले हैं। गोदरेज कंज्यूमर के अनुमान ये बता रहे हैं कि कंपनी की आय करीबन 10% से बढ़कर 3,221 करोड़ के आसपास आ सकती है। मार्जिन भी 17% से बढ़कर इस बार 19% का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे। कामकाजी मुनाफा देखें तो 24% की ग्रोथ यहाँ पर निकल के आ रही है। 605 करोड़ के आसपास का मुनाफा आ सकता है कामकाजी लेवल पे। मुनाफा भी देखें तो 15% से बढ़कर 418 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 5% का वॉल्यूम ग्रोथ बाजार लेके चल रहा है और जो 10% का आय है उसमें से 5% वैल्यू ग्रोथ इस बार आ सकती है। पाम ऑयल के दामों में हमने देखा है कि भारी गिरावट नजर आई है, जिसका इम्पैक्ट आपको ग्रॉस मार्जिन्स और कामकाजी मार्जिन्स दोनों पे ही दिखेगा इस क्वार्टर में। साथ ही साथ घरेलू कारोबार में भी इस बार एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी ग्रोथ आएगी और मार्केट शेयर जो कंपनी ने गेन किया है उसका भी फायदा इस क्वार्टर में मिलते हुए नजर आएगा। अफ्रीका बिजनेस की बात करें तो 4 से 5% की वैल्यू ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, लेकिन सारी एफएमसीजी कंपनीज अपने एड स्पेंड्स बढ़ा रही है, तो उसके चलते अगले साल का क्या टारगेट रहता है ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैनेजमेंट की कमेंट्री से आने वाला है। और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी लेकर ही चल रहा है बाजार। तो मार्जिन एक्सपेंशन 200 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड है, 19% के आसपास आ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ 5% के आसपास रह सकती है। 5% की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी इस पर। चलिए रखेंगे नजर। धर्मेश जी कोई राय? गोदरेज कंज्यूमर ऑफ कोर्स रेमंड की डील भी हुई है, हालांकि वो तो अभी हुई है, आगे वाले परफॉर्मेंस में दिखेगी, बट गोदरेज कंज्यूमर अप्रोच क्या होनी चाहिए सर इसमें? दीपांशु, जैसा आपने बताया कि सबसे बड़ा ओवरहैंग इस कंपनी के ऊपर रेमंड डील का ही आ गया है, बिकॉज जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी महंगा लिया है इन्होंने। अगर ईबिट लेवल पर देखें तो पूरा का पूरा जो सेल्स टू ईबिट आएगा इनका रेमंड का 1% के मार्जिन के आसपास छूटता है। इनके नेटवर्क अच्छे हैं और जिस तरीके का जो प्रोडक्ट्स हैं और जो प्राइसिंग है, पहले तो हम लोग एमएनसी प्रोडक्ट समझते थे, रेमंड के पार रेवेन्यू ये सबको, बट अभी ये इनको मिल सकता है इनरोड। बट अभी जिस तरह से एफएमसीजी में वैल्यूएशन के हिसाब से देखो जो नतीजे आए हैं तो बेहतर विकल्प है। ये काफ़ी महंगा है, 17-18 का आरओई का ये स्टॉक है, जबकि आप लोग 25, 30 और 40, 80, 90 के आरओई वाले स्टॉक भी सेम पी मल्टीपल पर मिल रहे हैं, 50-60 के पी मल्टीपल पर। तो मुझे लगता है कि मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL, ITC ये सब काफ़ी अच्छे बेहतर विकल्प हैं गोदरेज कंज्यूमर के सामने। सो मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। 5% वॉल्यूम ग्रोथ आए तो भी, बिकॉज ये इनका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से इनके नंबर खराब होने लगे हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन से नंबर्स कुछ ज़्यादा खास रहने नहीं चाहिए। ये इंटरेस्टिंग व्यू आ रहा है धर्मेश जी का। ऑफकोर्स देखते हैं इस बार के नंबर्स कैसे आते हैं। स्टॉक फिलहाल थोड़ा आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है। ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर। बाकी एफएमसीजी काउंटर्स पर भी रखिए नज़र, यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन वैसे बना हुआ है। थोड़ा रोटेशन हमने देखा, एफएमसीजी सहारा देने की कोशिश भी कर रहा है बाजार को, बट टायर स्टॉक्स फिर से मोमेंटम में है। अपोलो के हमने देखा नंबर्स के बाद एक्शन, थोड़ा मुनाफा वसूली हुआ, बट उससे पहले अच्छी तेजी थी। सीएट, एमआरएफ जबरदस्त रिएक्शन आया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर अब आपको थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं, जिस तरह से ये स्टॉक एक्शन में भी आ रहा है। सुमित जी जरा देखेंगे बालकृष्ण 2200 के लेवल अब आते हुए दिख रहे हैं इस पे। दिवांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अगर आज अच्छा क्लोजिंग देखने को मिल गया 2190 के ऊपर, तो फिर स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा। फिर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ऊपर में 2200 इमीडिएट छोटा सा हर्डल बनेगा, साइकोलॉजिकल लेवल आप बोल सकते हो। जैसे ये लेवल निकला तो 2300, 2350 ये पोजिशनल तौर पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 2190, 2200 ये इमीडिएट हर्डल मान के चले। ये क्लोजिंग मिलने पे यहाँ से 80 से 100 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। ये है आपके लिए राय इस वक्त आते हुए। इस बीच एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा अपने नतीजे पेश करता हुआ दिखाई। रिजल्ट्स आने जरा जल्दी से रिजल्ट्स देख लिए जाएं। एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट, स्टैंड अलोन मुनाफा 185 करोड़, 182 करोड़ का हमारा था अनुमान। और देख लेते हैं बाकी रिजल्ट्स कौन से आते हुए दिख रहे हैं सामने। पहले तो 202 करोड़ से घटकर 202 करोड़ से 185 करोड़, 182 करोड़ का अनुमान था। मुनाफे का आंकड़ा जो पहला दिख रहा है वो अनुमान के मुताबिक ही दिख रहा है, तो कोई उसमें खास बदलाव नहीं है।
185 करोड़ के सामने 182 करोड़ अनुमान के सामने। 2183 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखी है। ओहो, 2195 का अनुमान एकदम अनुमान के मुताबिक। बिल्कुल क्या अनुमान बात के है, मुताबिक। किसने बनाया एस्टिमेट्स? बिल्कुल हाँ, एकदम परफेक्ट। अच्छा, अब देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स कैसे रहते हैं और कामकाजी मुनाफा 195 करोड़ का हमारा अनुमान है, वो कहाँ पर आता है वो देख लेते हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल, तो वो भी नजर डाल देते हैं। तो आपके सामने आता दिखा है, स्टैंडर्ड में मुनाफा तो आ गया है, बिल्कुल ठीक है, और मुनाफा और आय का आंकड़ा एकदम उम्मीद के मुताबिक। तब तक बिना कहीं कुणाल जी अपने चार्ट्स देखना शुरू कर लेते हैं, लेवल्स निकाल के तैयार हो जाते हैं। उनको पता ही है आएगा, तो मेरे पास ही सवाल 2075 लेवल्स, डायरेक्शन, ट्रेड अगर कोई है तो बताइए कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरह का मोमेंटम हमने भी स्टॉक में बनता हुआ देखा है, मुझे लगता है कि अनिल जी थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक में हमने एक अच्छा रनअप देख लिया है। एक मेजर सपोर्ट चार्ट पर है 2050 के आसपास, 2050 के आसपास। मुझे नहीं लगता उसके नीचे स्टॉक जाएगा। सीमित दायरे का कारोबार आपको देखने को मिलेगा। 2050 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहें। मोमेंटम शुरू होगा 2100 के ऊपर। 2100 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें। जिनके पास पहले की पोजीशन है 2050 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय इस वक्त आती हुई कि फिलहाल इंतजार करें मोमेंटम का। आपके लिए ये है राय। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर पूरी तरह से उम्मीद के मुताबिक आते दिख रहे हैं। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया है और मेटल्स के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 439, 438। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर सेलिंग प्रेशर है। हिंडाल्को में दबाव देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को में कल भी दबाव देखने को मिला था, आज भी सुबह से इसके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि हिंडाल्को के अंदर जैसे नीचे में 432 का लेवल टूटेगा तो यहाँ से 8 से 10 रुपए का फॉल हिंडाल्को में इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। सेल का व्यू लेके काम करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 445, 446 के पास है, तो 445 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करें। नीचे के अंदर 428 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 425 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो हिंडाल्को में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 445 के स्टॉप लॉस से 428, 425 ये दो टारगेट 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें हिंडाल्को। ओके, चलिए, तो हिंडाल्को है बिकवाली करने की राय 445 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है आपके लिए राय आती है। एक 24 करोड़ का इम्पेयरमेंट लिया है एस्कॉर्ट्स ने। ओके, इस तो आई थिंक मुनाफे पर वहां पर एक दबाव आपको, वैसे भी मुनाफा गिरकर ही आने वाला था। एक्सपेंसेस भी इनके 40% वो हटा कर देखिए तो फिर नंबर्स बेटर हो जाएंगे। मुनाफे का नंबर बेटर है। एक इनकी सब्सिडी है एस्कॉर्ट क्रॉप सोल्यूशन, उस पर इम्पेयरमेंट चार्ज लिया है 24 करोड़ का, उसका एक इम्पैक्ट है। ऑपरेशनली अगर आप देखें अनिल जी तो कामकाजी मुनाफा 236 करोड़ का है, 6% की गिरावट है, बट अनुमान से काफ़ी बेहतर है। अनुमान 195 करोड़ का था। ओवरऑल मार्जिन सर 10.8% के आए हैं, अनुमान 8.9% का था। 13% से गिरकर 10.8% आए, बट अनुमान से काफ़ी बेहतर है, ऑलमोस्ट 2% बेहतर आए अनुमान से। तो नंबर्स अच्छे माने जाएंगे कि वन टाइम हिट हटा दें तो प्रॉफिट का नंबर और बेटर हो जाता है इनका सर। बिल्कुल, तो नंबर्स बुरे नहीं है, बुरे नहीं ऑन द फेस ऑफ इट। डिटेल में जब नंबर्स देखे जा रहे हैं तो नंबर्स थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं एस्कॉर्ट्स के, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स। आइए कुणाल जी राकेश के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। इसके अंदर हम देखें तो स्टॉक के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, कुछ इवेंट हुआ होगा, स्टॉक गिरा था, गैप भर गया है। स्टॉक के अंदर बड़े पैमाने पर एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ब्रेकआउट दे रहा है। तो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है इस स्टॉक में आपको 85 रुपए के भाव देखने को मिलेंगे। इन स्तरों पर खरीदारी करके चलने की हमारी राय है। एक स्टॉप लॉस रखें 76 रुपए पर, 76 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 81 रुपए का, दूसरा टारगेट 84 रुपए का, 81, 84 के टारगेट के लिए संवर्धना मदरसन में खरीदारी कराएं।
ओके 81 और 84 के टारगेट के लिए मदरसन में खरीदारी की राय। तो ऑटोज पर ही फोकस रख रहे हैं अनिल जी। अभी मदरसन चार्ट पर आ रहा है, उससे पहले एस्कॉर्ट्स के नंबर्स और जेबीएम ऑटो, खराब नंबर जेबीएम ऑटो के थे बट एस्कॉर्ट्स के ऑन द फेस ऑफ इट उतना खराब नहीं है। नंबर्स थोड़े ठीक दिख रहे हैं कंपैरेटिवली, ये साफ आपके सामने। बाजार सुस्त है लेकिन एक स्टॉक बड़े एक्शन में है, खबरों की वजह से भी और प्राइस एक्शन की वजह से भी, वो है जोमेटो। ओके, क्या है जोमेटो में एक्शन, ये बताने के लिए तैयार हैं दो हमारे खिलाड़ी। एक तो है अरमान और दूसरे हैं वरुण, और दोनों बुल वर्सेस बेयर में कुछ एक को जोमेटो पसंद है, एक को ना पसंद है। तो बुल है अरमान और बेयर है आपके वरुण। तो वरुण की काफी ज्यादा सीनियरिटी को देखते हुए तो शुरुआत वरुण आज जनरली तो मैं बुल से करना पसंद करता हूँ, लेकिन आज आपके साथ। बस अनिल जी आपने मुझे याद दिला दिया कि शायद रिटायरमेंट पास ही है, इतना सीनियर बना दिया। रिटायरमेंट नहीं रहे, अरे रिटायरमेंट कहाँ, अभी तो आप हमसे बहुत छोटे हैं, हम ही रिटायर नहीं हो रहे। मतलब ये कि काम थोड़ा आपको ज्यादा करना है, ये चलिए ठीक है अनिल जी। तो काम थोड़ा ज्यादा करना है, काम थोड़ा ज्यादा भी किया और वो किया है जोमेटो पे, क्योंकि यहाँ बैरिश होने का सबसे बड़ा कारण है ONDC, क्योंकि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये अब लॉन्च हो चुका है। और इसके चलते देखिए हम लगभग हमेशा कहते हैं कि कोई कंपनी मुनाफा करती है, घाटा करती है, बिजनेस में थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन या तो बिजनेस मॉडल जो है वही चेंज होने वाला है और उसका इंपैक्ट जो है कंपनी के आने वाले दिनों में रेवेन्यूज मार्जिन दोनों पे देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ दिनों में आपने ऑर्डर किया होता तो जितने डिलीवरी चार्ज जोमेटो देता है, अगर ONDC डिस्काउंट ना भी दे तो भी उससे सस्ता है। इस तरह का कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन जो है वो आने वाले दिनों में आ सकता है। इसके लिए बैरिश होने का सबसे बड़ा कारण है ONDC। देखिए आपने ONDC की बात करी और मैं चाहता था इस बात पर डिस्कशन जरूर हो, क्योंकि अगर आप देखें ONDC की सबसे पहले यहाँ पर जो अगर आप जो कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं वो टाइम सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ दो तीन चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। आप ONDC की बात करी, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 पार्टी एग्रीमेंट्स है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ONDC में अगर आपको टाइम पर डिलीवरी चाहिए तो आपको ज्यादा जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर जो आपको डिलीवरी देंगे वो ज्यादा चाहिए। अगर वो ज्यादा चाहिए तो आपको आपकी जो वेबसाइट है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट लगेगी, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा। और अब आप उसमें जो मार्जिन का गेम है जो स्टार्टिंग में आप खेल नहीं सकते। अगर आप वो कुछ समय तक के लिए हो सकता है, पर क्या वो सस्टेनेबल होगा वो हमें देखने वाली बात होगी। उसी के साथ साथ अगर आप ये बात करें कि अब इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपके किसी प्रोडक्ट में अगर आपने जो मंगाया है उसमें कुछ डिफॉल्ट आता है तो उसकी लायबिलिटी कौन होगी? वहां पर तो आप जोमेटो या स्विगी को बोल सकते हैं, यहां पर किसकी लायबिलिटी? क्या जो ला रहा है वो लायबिलिटी बियर करेगा? उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इन सब की अनिश्चितताओं के देखते हुए चलते ये लगता नहीं है कि ये किल करेगा। हो सकता है जुकाम हो सके, डेफिनेटली जुकाम होगा, लेकिन देखिए हो सकता है कि पूरे तरह से कोमा में भी डाल दे जोमेटो को, क्योंकि आप कह रहे कि पैसे कौन लौटाएगा, जोमेटो भी नहीं लौटाता बहुत बोलने के बाद लौटाते हैं पैसे भी, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत है। नो डाउट बिजनेस डेवलप हो रहा है तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, दूसरी बेरिश होने का पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर जो है अब इस पूरे इंडस्ट्री के वैल्यूएशन जो है उनको काटते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इन्वेस्को की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी और इन्होंने स्विगी के वैल्यूएशन देखिए, कहाँ एक समय पर $10.7 बिलियन के आसपास थे, अब $5.5 बिलियन के आसपास कर दिया। यानी कि जो पीयर है उसके वैल्यूएशंस काटे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री को लेके अब इन्वेस्टर जो है थोड़े बेरिश हो रहे हैं। देखिए आपके साथ रह के मैं सीखता हूँ और इसमें आप ही ने चीज बताई है कि अगर किसी कोई चीज का वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है। अब यहाँ पर रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखें स्विगी का जो घाटा है वो जोमेटो के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। अब रिसेंटली अगर आप देखें तो मार्केट शेयर उनका जो है 45% से 55% के आसपास रिपोर्ट आता हुआ बढ़ता हुआ दिखा है। तो अगर आपका जो मार्केट शेयर बड़ा है, घाटा आपका कम है, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली, लेकिन घाटा तो जोमेटो भी करता है, कौन सा वो मुनाफे में, और अब तक ये पता नहीं कि मुनाफा इस कंपनी का कब आएगा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और वैसे भी जब भी मुनाफे में कोशिश करते हैं ना ये आने की, ये कोई ना कोई एक्विजिशन कर लेते हैं। आप हाल ही में देखिए ब्लिंकिट का एक्विजिशन उन्होंने किया, उसके बाद किस तरह की धुलाई इस काउंटर में हुई। तो इस कंपनी की स्ट्रैटेजी को लेके कोई भी बुलिश नहीं है। प्रॉफिट कब आएगा पता नहीं, और हाँ एक्विजिशंस हो या फिर कोई भी और डिसीजन हो उसको लेके शायद निवेशक जो है वो थोड़े चिंतित है। देखिए आप एडजस्टेड एबिटा लेवल पर अगर आप बात करें फूड डिलीवरी सेगमेंट की, तो वो बता दूं मैं आपको ऑलरेडी ब्रेक इवन आ चुका है। वो Q2 में आ चुका था, Q2 में उन्होंने 2 करोड़ का ही मुनाफा किया था अगर एडजस्टेड एबिटा लेवल पर बात करें। उसके बाद फिर 23 करोड़ का किया। अब उसी के साथ साथ आप एडजस्टेड एबिटा एक्स अगर ई कॉमर्स निकाल दे तो वहां पर आपको लगातार जो है वहां पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ जा रहा है। जो घाटा लगभग 272 करोड़ का था वो घट के अब सिर्फ 38 करोड़ के आसपास जो है होता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अब लगातार, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी सेगमेंट में अगर आप बात करें, जिसने आप रिसर्च भी करेंगे तो टेक्नोलॉजी की एक बार जो पूरी कॉस्ट लग जाती है उसके बाद जो भी वॉल्यूम गेम होता है तो वहां पे मार्जिन जल्दी एक्सपांड होते हुए दिखते हैं। तो उसका चलते आपको यहां पर फायदा होता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन देखिए बेरिश होने का एक बड़ा कारण यह है कि बेरिश वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा रिपोर्ट किसी की मानी जाती है तो मैक्वेरी की मानी जाती है। आपको याद होगा किस तरह से इनके बेरिश होने के बाद स्टॉक्स की पिटाई हुई है।
इस काउंटर पे भी ये बेरिश है, न्यूट्रल की सलाह है 55 रुपए के टारगेट के साथ। देखिए, आप अगर बेरिश का इनकी बात कर रहे हैं तो 55 रुपए की टारगेट है। जेफरीज की बात करें तो वो 100 का टारगेट दे रहे हैं, और अगर आप बेरीज में सिर्फ 55 का टारगेट दे रहे हैं तो यहाँ से स्कोप कितना बढ़ जाता है उस हिसाब से अगर आप देखिए तो उस हिसाब से जेफरीज तो काफी बुलिश है। चलिए, बेयर से शुरुआत करी थी अनिल जी, बट दोनों तरफ के टारगेट हैं और मूव वैसे रिसेंटली रिवाइवल भी अच्छा हुआ है। 55 और 100 तो 65 से 55 तो मतलब ज्यादा नीचे नहीं है। हाँ, और 100 के तो ऊपर 100 के तो खैर है। उस हिसाब से वरुण थोड़ा मामला आपका ढीला दिख रहा है। देखिए अनिल जी, जबान पे बेर है, दिल में अभी भी बुल है। अच्छा, ऐसा है? इस सर वरुण सर खुश इसलिए हो रहा है कि मैंने सिखाया अच्छा है। वाह, क्या बात है। तो ये है जोमेटो पर दोनों ही बड़े दिग्गजों की रिपोर्ट भी है और तेजी और मंदी के तर्क भी। तो ये है आपके लिए, किससे लिया जाए? कोई वॉलंटरली कोई जोमेटो पर थर्ड अंपायर की तरह राय देना चाहता है? क्योंकि जरा हमारे एक्सपर्ट्स की तरह एक बार जरा ढूंढा जाए उन्हें। ओहो, बंसल जी, वाह, वंडरफुल जी। बंसल जी बताए सर। देखिए अनिल जी, मैं तो जोमेटो पे बोलूं, और अनिल जी देखिए जिस तरीके से अभी वरुण ने बोला ना कि जेफरी, वो किसका नाम लिया उन्होंने, मैक्वारी का, कि वो मंदी में माने जाते हैं, तो उसी तरीके से अनिल जी मंदी में वरुण भी माने जाते हैं। आज तक जहां जहां पे बियर बने हैं वहां पर, चाहे वो कोलपाल हो, वोडाफोन हो, चलते हुए स्टॉक पे ब्रेक लगाई है। और पहली बार मतलब कि जो हमारे इन हाउस बियर है वरुण भालू, वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब कि जबान पे बियर हूँ, दिल पे बुल हूँ। तो अनिल जी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो पूरे नंबर अनिल जी अरमान को मिलते हैं। के चलो तेजी की तरफ ही आशु जी भी अपनी राय देना चाहते हैं, बताएं सर। अनिल जी देखिए, जोमेटो और इन सब से ना अभी धीरे धीरे जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन हैं, ये सब अपना एक डायरेक्ट स्टार्ट करने के उसमें है। तो उस वजह से, क्योंकि जितना मार्जिन्स जाता है और जितना सब जो बीच में से प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो रही है, सो आई थिंक अनिल जी ये स्ट्रगल रहेगी जोमेटो के लिए या स्विगी के लिए, बाकियों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की कमीशन पे आउट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन आर टेकिंग ए वेरी सीरियस नोट ऑन दिस। चलिए, तो बिजनेस की चुनौतियां हैं जो रहेंगी। चलिए, तो जोमेटो पर आपके लिए दोनों तरफ के व्यू आते हुए आइए, कैश का ऑप्शन तैयार है जय ठक्कर, चलते हैं उनके पास। बताएं जय। जय की बड़ी इंटरेस्टिंग आवाज आ रही थी। ओके, तो जय का जब तक कनेक्शन चुस्त दुरुस्त हो तब तक आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, MGL में वापस एक फॉलो थ्रू मोमेंटम बन रहा है। सुबह जिस तरीके से डेटा था वहां पर वापस शॉर्ट कवरिंग का नजरिया है। 1100 का लेवल जैसे ही पार हो जाता है तो मुझे लग रहा है 1140 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी MGL के फ्यूचर्स में। अभी फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1084 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना है 1140 के लक्ष्य के लिए। 1100 पर एग्जैक्टली मिल रहा है MGL। 1140 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। स्टॉक को मोमेंटम में आया है, जब से इसके नंबर्स आए हैं तब से स्टॉक ने एक अच्छी चाल पकड़ी हुई है। और गुजरात गैस के भी नंबर्स आने वाले हैं तो उस पर ही नजर है। 12 तारीख को IGL के भी नंबर्स आएंगे। इस पूरे स्पेस में एक्शन दिख रहा है। एक्शन है बाजार में। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का भी तैयार है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर, थोड़ा दायरे में था बाजार, इस समय हल्की सी चुस्ती दिख रही है, क्या करना है? देखिए, यहाँ पे 18,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 50 में मिल रही है। 18,300 की कॉल ऑप्शन 50 में मिलेगी। इसका स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का और टारगेट होंगे करीब 80 रुपए का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी हम सपोर्ट ले चुके हैं और वापस कल एक्सपायरी वाले दिन पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो जो 18,300 की कॉल 50 में आपको मिल रही है, इसका टारगेट 80-85, स्टॉप लॉस 25। तो ये है आपके लिए निफ्टी 18,300 की कॉल। बस ऑलमोस्ट 18,300 पर ही निफ्टी आ भी रहा है इस समय। बैंक निफ्टी पर कोई राय नितिन जी? बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। 43 पे काफी अच्छा सपोर्ट आया जहां से बैंक निफ्टी बाउंस की है।
मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन ही बन रही है और वो बन रही है 43,300 की कॉल ऑप्शन 43,300 की, जिसका प्राइस 140 है अभी। स्टॉप लॉस बनेगा 70 रुपीज का और टारगेट बनेंगे करीब 225 से 250 के। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर पॉजिटिव व्यू आ रहा है। नितिन जी की तरफ से कॉल ऑप्शन ही खरीदने की राय है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए जय ठक्कर भी है हमारे साथ। बिगुल तो ऑलरेडी बच चुका है जय के लिए। जय, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा था, बताएं क्या व्यू बन रहा है इस समय बाजार पे? जी बिल्कुल दीप। एंड दीप मैं ये कहना चाह रहा था कि निफ्टी एक क्लियर अप ट्रेंड में है, बट बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखिए 43,500 और 43,000 ये रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आई मीन क्लियरली एक अच्छा खासा ट्रायंगुलर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है एंड ये रेंज में से ब्रेकआउट गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने मिलना ही चाहिए, और जिसके कारण हमें लगभग 500 पॉइंट्स का एक मूव आइदर साइड दीप देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अबाउ 43,500 आई बिलीव 44,000 तक की जगह बन जाएगी एंड बिलो 42,500 की जगह बन जाएगी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट करने को मैं कहूँगा कल की एक्सपायरी का। अगर कल ही हमें ब्रेकआउट अगर आते हुए देखने मिला तो दिस विल बी प्रॉफिटेबल एंड 63 पर खरीदना है दीप 43,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एंड 67 पर खरीदना है आपको 43,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। सो ये दोनों का टोटल प्रीमियम जो आउटफ्लो होगा दैट वुड बी 130 पॉइंट्स, जो अगर हम नॉर्मल अगर एट द मनी या इन द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेंगे फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड तो इतना ही प्रीमियम लगभग है। सो इन एंटिसिपेशन के किधर भी एक तरफ ब्रेकआउट आए, सो आई थिंक यू नो ये स्ट्रैटेजी में अच्छा मुनाफा हो सकता है। ब्रेक इवन आपका ऊपर की तरफ 43,600 और डाउन साइड में 42,900 रफली होगा अप्रॉक्सीमेटली एंड ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आ जाता है कल तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है इसमें। सो 130 के एक कंबाइंड प्रीमियम के साथ आप एक लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार जरा लेवल्स फिर से बताएंगे जस्ट स्ट्रैंगल के? बिल्कुल। सो खरीदना है 63 पर 43,500 का कॉल और खरीदना है 67 पर 43,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। कंबाइंड प्रीमियम होगा आपका 130 का। टारगेट के ऊपर में दीप इसके लगभग 250-300 के रह सकते हैं बिकॉज यू नो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो जैसे मैंने कहा लगभग 400-500 पॉइंट का आपको मूव देखने मिलेगा आइदर साइड एंड एक्सपायरी है कल तो ये देखने मिल भी सकता है। लास्ट 2 हम एक्सपायरी से देख रहे हैं, लास्ट 3 एक्सपायरी में लगभग 2 एक्सपायरी में तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ एंड आई बिलीव दैट कि ये एक्सपायरी में भी अगर ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। ओके तो ये है जय की तरफ से आपके राय। 43,500 का कॉल खरीदिए और 43,000 का पुट खरीदिए। कंबाइन कॉस्ट आपकी 130 की आती है इस काउंटर पर। बैंक्स यहाँ पर आपको रखना है फोकस फ्रंट एंड सेंटर। थोड़ी रिकवरी इस समय वैसे दिख रही है स्क्रीन पर, 150 पॉइंट ऊपर हो गया। बैंक निफ्टी 43,350 के लेवल पर आते हुए दिखा है। पिछले 5 मिनट में एक शार्प अपटिक बैंक निफ्टी में आपको आते हुए भी दिखा है। डेज हाई पर अब बैंक निफ्टी आने की तैयारी में है, जिस तरह से ये शार्प मूव अभी अभी आया है और निफ्टी भी अब मूव कर रहा है 18,300-320 पर। अब वापस निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो शार्प मूव पिछले 5 मिनट में इंडेक्स पर आपको आती हुई दिख भी रही है 3:05 पर एग्जैक्टली। आइए एशियन पेंट्स इसकी करते हैं बात। इसके आने वाले हैं नतीजे कल। नुपुर हमारे साथ तैयार बताने के लिए बाजार का अनुमान। नुपुर बताइए कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? कंजा नेरोलैक तो हमने देखा था शानदार नंबर्स आए थे, बट ऑफ कोर्स सेक्टर लीडर के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं? यहाँ पर भी उम्मीद ये है कि नंबर्स अच्छे रहेंगे और कंसाई ने एक सेट भी किया है कि ट्रेंड यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है। रेवेन्यू देखें तो 12% से बढ़कर 8,810 करोड़ के आसपास आ सकता है। कामकाजी मुनाफा 1,737 करोड़ का अनुमान है। 20% की ग्रोथ यहाँ पर बाजार लेके चल रहा है। मार्जिन्स देखें तो आपको 200 बेसिस पॉइंट से बढ़कर इस बार आते हुए नजर आ सकते हैं। 18% से बढ़कर अनुमान है कि 20% के आसपास आते दिखेंगे। मुनाफा देखें तो 19% से बढ़कर 1,150 करोड़ के आसपास आ सकता है। वॉल्यूम्स में 11 से 12% की ग्रोथ इस बार लेके चल रहे हैं। रॉ मटेरियल के दाम घटे, क्रूड के प्राइसेस हमने देखा है कि कम होते हुए नजर आए और इन कंपनीज ने शार्प प्राइस हाइक्स लिए थे जिसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा और आय में और मार्जिन में दोनों में ही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एड स्पेंड्स यहाँ पर भी बढ़ के आने वाले तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे वो रूरल डिमांड हो या अर्बन डिमांड हो, दोनों पे ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स जो है उसका मिक्स में काफ़ी कुछ बदलाव किए जिसका फ़ायदा भी इस क्वार्टर में आते हुए नजर आएगा। एक्सपेक्टेशन है 11 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू में करीबन 12% की ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन भी इस बार बाजार लेके चल रहा है। ओके तो ये है आपके लिए
एशियन पेंट्स। मार्जिन एक्सपेंशन इस बार बाजार लेकर चल रहा है, देखते हैं अगर ये डिलीवर कर पाते कि नहीं। एक बार चार्ट्स पर भी राय तो बनती है एशियन पेंट्स के। सचिन जी जरा देखें एशियन पेंट्स 3040 का लेवल। दिपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक काफी बड़ी अपमूव इन प्रोग्रेस है, बट कहीं जाकर फ्रेश ब्रेकआउट की उम्मीदें नहीं नजर आ रही। इनफैक्ट कल के सत्र में जिस तरीके से प्राइस प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो 3100 के आसपास का रेजिस्टेंस काफी एविडेंट है। अपने RSI पे लगभग अराउंड 78-79 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 3025 का अगर लेवल टूट जाता है, देन प्रोबेबली एक इमीडिएट टर्म करेक्शन यहाँ पर नजर आ सकता है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइस एक्शन पे कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, एंड 3100 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, देन प्रोबेबली 100-125 पॉइंट की रैली और बन सकती है काउंटर में। बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, तो उसके लिए 3025 का स्टॉप लॉस मस्ट होगा। तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स पर राय। आइए बिगुल का वक्त है जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी, कॉल देने के पहले एक डिस्क्लेमर भी दूंगा कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है कल ही के ट्रेडिंग सेशन में, और अभी भी सही लग रहा है। वो है मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स खरीदने की अनिल जी सलाह है। जो भी ट्रेड कर रहा है 1349-1350 की रेंज में, इसको खरीदना है। इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही क्लियर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। डेली वीकली मोमेंटम इंडिकेटर्स में दोनों में एक बुलिश क्रॉसओवर विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। टारगेट्स ऊपर में जी फर्स्ट जो निकल कर आ रहा है दैट इज 1395 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1440। सो 1395 एंड 1440 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स। यहाँ पे ब्रेकआउट जो लेवल अनिल जी आया था दैट वाज एट 1335। सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस इसको खरीदना है। तो अगर आप रिस्क और देखोगे तो बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है, नियरली अराउंड 1.25% का ही रिस्क है। ओके तो ये है आपके मेट्रोपोलिस, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन वैसे भी पॉजिटिव बना ही हुआ है, और 2-3 दिनों से पहले आई थिंक सचिन जी के रेडार पर भी ये काउंटर आया था, उन्होंने भी राय दी थी। अब आपको नज़र आ रहा है जय के रेडार पर, तो नज़र रखिए इस काउंटर पर। मूव भी आपको काफ़ी स्मार्ट इस पर बनती हुई दिख रही है। एक दो और काउंटर्स पर भी रखिए नज़र, जहाँ पर थोड़ी स्मार्ट मूव इस समय आती हुई दिख रही है। नतीजों पर पिडलाइट ने हमने देखा था शार्प रिएक्शन कल दिया था, पिटाई भी हुई थी। आज ये काउंटर थोड़े रिबाउंड के मूड में दिख रहा है, करीब 1-1.5% ऊपर पिडलाइट आपको दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी में एक मूव आई है, गेल गैस अथॉरिटी भी थोड़ी मूव इस समय दिखा रहा है। तो कुछ काउंटर्स हैं जो आपको वापस एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा रोटेशन जो इस समय स्क्रीन पर बना हुआ है। बट इंडिया बुल्स हाउसिंग ये काफ़ी एक्टिव हो रहा है, 4.5% ऊपर है। कल ऑफकोर्स इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में हमने निचला सर्किट देखा था, जो इनका मर्जर प्रोसेस है वो होल्ड पर रखा हुआ है। उसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग भी गिरा था। आज ये थोड़ा रिबाउंड के मूड में दिख रहा है। आई डोंट नो कितना सस्टेनेबल है कि नहीं, एक बार बंसल जी से चार्ट पर जरूर राय ली जाए। बंसल जी, हाई बीटा काउंटर है बट वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय इंडिया बुल्स हाउसिंग। जरा देखें सर 115 का लेवल। दीपांशु, चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है टेक्निकली, और टेक्निकली हम देखें 115 के अराउंड चल रहा है। 110 एक अच्छा बेस है। किसी का रिस्क एपिटाइट है दीपांशु, ये स्टॉक हाई रिस्क के अंदर आता है, रिस्क एपिटाइट है तो 110 का स्टॉप लॉस लगा के 127-128 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय होगी ऑन इंडिया बुल हाउसिंग। और सरप्राइजिंगली इस सीरीज में अब तक बैन में नहीं आया, अदरवाइज एफएनओ बैन लिस्ट का वन ऑफ द फेवर्ड काउंटर्स रहता है इंडिया बुल्स हाउसिंग। देखते हैं क्या बैन लिस्ट में कुछ बदलाव होंगे। 4 स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, आइए जानते हैं आशीष के साथ बैन से बेनिफिट। चार स्टॉक्स ऑलरेडी हैं बैन में। आशीष बताएं क्या बदलाव हो सकते हैं यहाँ पे। पांचों काम लगातार हर रोज बढ़ते जा रहा है। 4 स्टॉक ऑलरेडी है, 5वां एंट्री की पूरी तैयारी कर चुका है। पीएनबी अगर आप देखें तो हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 97%, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। और रोज अब पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि 96%, 97% पर भी जो स्टॉक्स हैं वो बैन में आ जाते हैं। तो अपडेट दे दूं, जीएनएफसी करीब 89-90% है तो बैन में बना रहेगा। कैनरा बैंक है 88%, बीएचईएल है 88% और मनोपुरम 84% है। तो चारों साथ में बने रहे के बैन में। कंपनी देने आ रहा है पीएनबी 97% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ। तो काम बढ़ा कैसे, मुझे बताओ कैसे बढ़ा?
रोज लिंक करना पड़ रहा है ना, ट्रैकिंग बढ़ जाती है थोड़ी बहुत। कैसे? इतने स्टॉक की तो कम करनी पड़ेगी ना ट्रैकिंग, जो बैन में आ गए। अभी तो बैन में जब निकलेंगे तब ट्रैक करना है, बराबर। तो काम कम हुआ एक बड़ा है। अपडेट देना काम हो गया सर। अपडेट देना भी काम में आता है? अच्छा, और काम करना तो काम में आता ही है। ओके, रोज आना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रैक करना। आप एक काम करो, मैं आपके घर पे आ जाएगी 1 तारीख को सैलरी लेके। लीजिए लीजिए, धन्यवाद। ओके, तो काम के बोझ के तले हमारे आशीष जी एक और स्टॉक को बैन में लाने की तैयारी में। कौन सा स्टॉक? पीएनबी। पीएनबी भी आ रहा है, 4 ऑलरेडी है और ये 5वां होगा जो बैन में। लेकिन एक्शन रहता तो मजा आता है, थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए। तो पीएनबी में अगर किसी के पास किसी तरह की कोई पोजीशन है तो मैं सुमित जी से नहीं पूछूंगा, सुमित जी का गला सुबह से खराब है जी। हाँ, इसलिए ये राय देंगे सचिन जी हमें। सचिन जी बताएं सर, पीएनबी के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? जरूर है, बट जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है तो क्लियरली अनवाइंडिंग के बाद थोड़े से शॉर्ट्स भी थे, बट इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है जो एक सपोर्ट बना है अराउंड 45 लेवल के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट शायद रिविजिट होगा, बट उसके नीचे की चाल तो अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक फाइनल लेग हो सकता है 45 के आसपास का, बट अगर वहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है तो डेफिनेटली वहां पर वापस बाइंग करने की ही सलाह होगी। मेजर ट्रेंड यहाँ पर अभी भी इम्प्रूव्ड ही नजर आ रही है, एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 42 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, बट 45 के आसपास का स्विंग बनने के बाद मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लॉन्ग पोजीशन आपको डिप्लॉय करनी चाहिए। अभी फिलहाल वैसे भी ट्रेंड थोड़ी सी वीक है, मोमेंटम अभी भी जारी है, तो थोड़ा सा और एक्सटेंशन होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी पर आए। आयशर मोटर्स नतीजे पेश करेगा अपने कल, अनुमान जान लीजिए। अरमान है तैयार बताने के लिए। अरमान बताइए। जी सर, अगर आय के हिसाब से अगर आप देखें तो आय में लगभग 13.5% के आसपास की आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप रॉयल एनफील्ड का जो वॉल्यूम्स है वो लगभग 18% बढ़ने का अनुमान है, और 18% बढ़ने के रीज़न, उसके पीछे भी रीज़न है कि जो चिप शॉर्टेज है जो पहले थी वो कम हो गई है, उसके चलते अब जो वॉल्यूम्स है प्रोडक्शन भी होता हुआ जा रहा है और सेल्स भी हो रही है, उसके चलते आपको जो है यहाँ पर आय में बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी और वॉल्यूम जो सेल्स है वो भी बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। अब बात करें रियलाइजेशन की, तो रियलाइजेशन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 4% के आसपास गिरेगी, पर फिर भी मार्जिन्स का अनुमान जो अगर आप देखेंगे 23.7% जो पहले था वो बढ़कर 24.3% के आसपास आने का अनुमान है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस में सॉफ्टनिंग हुई है कंपैरेटिवली जो रियलाइजेशन है उससे ज्यादा हुई है, उसके चलते आपको दिख सकता है मार्जिन्स में थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखे, और इसी के चलते आपको दिखेगा क्योंकि अगर आपका आय बढ़ी है और आपका जो मार्जिन्स है वो थोड़े बहुत बढ़े हैं तो डेफिनेटली आपका मुनाफा जो है वहां पर भी आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी, लगभग 30% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी मिलेगी, चिप शॉर्टेज जो कम हुई है उसका फायदा आता हुआ दिखेगा, मार्जिन्स में हो सकता है आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखे क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी जो सॉफ्ट रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गिरी है रियलाइजेशन से, और ओवरऑल मुनाफे में लगभग आपको 30% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आयशर मोटर्स पर नतीजों से पहले का अनुमान इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स आयशर मोटर्स के रहते हैं। ये आपके लिए अनुमान है, नए नंबर्स आएंगे कल, लेकिन उससे पहले बाजार 3:15 बजे बहुत गजब की मजबूती के साथ 8,325 दिन के हाई के आसपास निफ्टी पहुंच रहा है। बैंक निफ्टी भी दिन के हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, 43,375 गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर, और बैंक्स की मूव काफ़ी शानदार आ रही है। आई थिंक जो हमारी तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन या जो हमें समझ में आया कि शायद ये नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला है, उससे भी एक राहत आई है क्योंकि उसके बाद से मैं देख रहा हूँ सर सारे बैंक्स में आपको एक रिकवरी का मूड दिख रहा है और बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट भी आपको अच्छे दिख रहे हैं। तो बैंक्स की तरफ से योगदान कुछ ज़्यादा है। एकदम सही वक्त पर हमने ये खबर दी कि आप पैनिक मत करिए, डरिए मत कि ECL को लेकर जो कुछ भी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को लेकर जो लोग फालतू में हल्ला कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि ये आने वाला है वो आने वाला है, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो हमने आपको खबर दी उसका असर आप साफ देख सकते हैं। और PSU बैंक्स देखिए सर, PNB थोड़ा अभी भी दबाव में, हालांकि निचले स्तर से रिकवर हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा सुबह कमजोर दिख रहा था, अब पॉजिटिव टेरिटरी में 0.5% ऊपर। SBI भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में है। तो इंट्राडे में एक शार्प रिकवरी बैंक ऑफ बड़ौदा में देख रहे हैं और शार्प रिकवरी आप SBI में भी आते हुए देख रहे हैं। तो PSU बैंक्स अच्छे मूड में इस समय दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार चार्ट पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि रिकवरी के मूड में इस समय दिख भी रहा है, अच्छी मूव भी आ रही है। कुणाल जी एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखेंगे सर, 178 का लेवल।
देखिए एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिख रही है दीपांशु। चार्ट पर अगर आप देखें तो इंट्राडे में स्टॉक काफी नीचे गया, 3-4 दिन से अंडर परफॉर्म भी कर रहा था। आज इसमें नीचे के लेवल से रिकवरी आती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर सुधरा है। और अगर आज इन्हीं लेवल्स के आसपास बंदी आ जाती है तो स्टॉक वापस से एक रेंज में चला जाएगा। रेंज आप देखें 175 रुपए से लेकर 190 की रेंज है, और मुझे लगता है कुछ समय और इसी रेंज में स्टॉक बिताएगा। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है, अब एक स्टॉप लॉस 175 के आसपास रखें, होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है होल्ड करने की राय। बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। बट एसआरएफ ये भी एक स्टॉक है जहां पर करना है फोकस। कल जब इसके नंबर्स आए थे तो हम बात भी कर रहे थे कि नंबर्स कुछ फ्रंट पर थोड़े कमज़ोर भी दिख रहे थे, बट ऑफ कोर्स केमिकल्स की बात करें तो लीडर, वन ऑफ द लीडर कंपनी है। तो आइए समझते हैं एसआरएफ आगे की चाल कैसी है। बुल वर्सेस बेयर ये आ रहा है, और क्योंकि अभी हमने शुरुआत बेयर के साथ करी थी जोमेटो में, तो इस बार बुल के पास चलते हैं और आशीष का सेक्टर भी है ये। आशीष बताएं एसआरएफ। दीपांशु देखिए नतीजे आए थे कंपनी को, नतीजे वगैरह आप देखें तो जितनी एस्टिमेट्स थे बिल्कुल इसके मुताबिक ही आपको देखने को मिले। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर आपको थोड़ी सी हल्की नरमी देखने को मिली। बाकी अगर आप देखें तो रेफ्रिजरेंट गैस हो या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पर ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिली। तो पहला तर्क मेरा ये कि नतीजे काफी हद तक जो है कंपनी के अच्छे आए हैं। वाई बेसिस पे देखेंगे आशीष, नतीजे आपको कमजोर नजर आएंगे। रेवेन्यू में सिर्फ 6.5% की ग्रोथ दिखी थी। सिंगल डिजिट में ग्रोथ आना बहुत डिफिकल्ट, बहुत कंसर्न माना जाता है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 2% से घट के आया था। मार्जिन में भी 200 बेसिस पॉइंट का आपको फॉल दिखेगा। 27% के मार्जिन इस बार घट के करीबन 25% के रह गए थे, और मुनाफे में भी 7% की गिरावट थी। 22 करोड़ की अदर इनकम होने के बाद भी अगर वाई बेसिस पे 7% की गिरावट है मुनाफे में, तो एक कंसर्न यहाँ से निकल के आता है। लेकिन पूरे स्पेस में, केमिकल स्पेस में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं कंपैरेटिवली, तो आप ये कहेंगे कि अगर केमिकल स्पेस में कोई कंपनी चुनिए तो एसआरएफ होगी, क्योंकि स्ट्रांग प्रदर्शन है। और खास बात है कि एक ही कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जहां पर डिपेंडेंस काफी ज्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ी देर पहले मैं आपको आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था कि डाइज एंड पिगमेंट्स की हालत खराब होगी, तो इनको देखिए आज स्टॉक में 8 से 9%, क्योंकि एसआरएफ बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो इसको ये क्वेश्चन मिल जाता है। और आप देखिए कि अगर नतीजे बहुत कमजोर होते तो स्टॉक में भी रिएक्शन आता। स्टॉक तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। डाइवर्जन कभी कभी बेनिफिट नहीं भी देता है, क्योंकि पैकेजिंग फिल्म बिजनेस की बात करें तो वहां पे रेवेन्यूज गिरकर आए थे। 17% की गिरावट इस क्वार्टर में देखी गई थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इतनी कुछ खास निकल कर नहीं आई। FY24 में वो मान रहे हैं कि ग्रोथ के ऊपर इतना पॉजिटिव नहीं है। वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस FY24 की तरफ से आते दिखा था। इनफैक्ट कल उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो एक एक्सपेंशन करने वाले हैं, जिसकी लागत उन्होंने बढ़ा दी है। 530 करोड़ की अब ये लागत होगी, 425 करोड़ की पहले थी। तो इससे इंटरनल अक्रूवल भी इंपैक्ट होगा, साथ ही साथ डेट के भी कंसर्न्स आ सकते हैं। देखिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बोला है, तो ऑप्टिमिस्टिक के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। और इस सेगमेंट के ऊपर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ आएगी। 100 करोड़ से केपेक्स बढ़ गया तो क्या होगा, आगे ग्रोथ भी आएगी। और एसआरएफ का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पिछले 5 साल में देखिए मुनाफे में 36% CAGR की ग्रोथ है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन पे भी देख लेते हैं फिर। 36 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, 5 टाइम्स मार्केट टू सेल्स वैल्यूएशन पे। महंगा नहीं है आशीष? ये पहले भी महंगा था, रिटर्न तो बन गए। तो फिर जेफरीज के तो होल्ड की रेटिंग है, टारगेट 2450। लेकिन मॉर्गन स्टैनली देखिए ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 3342 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बुल वर्सेस बेयर। जनरली एक मेरा मासूम सा सवाल है दीप आपसे। मेरे से? हाँ, हमेशा मैं बाहर ही पूछता हूँ, क्यों ये काम तो भीतर भीतर ही हो जाएगा। आशीष और नुपुर के बीच में जब भी ऐसा वाद विवाद हो तो कौन जीतता है? मुश्किल है कहना सर। अच्छा, आप दोनों ही बता दो, अगर दीप नहीं बता पाता। आप दोनों का कुछ ऐसा कोई ट्रेंड है कि भाई हाँ यही जीत? आई डोंट, जीतता कौन है, मजा बहुत आता है दोनों के। ओके, सो वी एंजॉयड अ लॉट। जो पॉइंट्स दोनों अपने होल्ड करते हैं, कोई भी एक कंसेशन नहीं, झुकने को तैयार, झुकेगा नहीं बिल्कुल। हाँ वैसा ही। ओके, तो चलिए एसआरएफ ये है वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर, दोनों ही तरफ के लोग तेजी और मंदी का मूड बनाकर चलने वाले। आइए एसआरएफ के चार्ट पर एक बार राय देंगे बंसल जी। बंसल जी 2570 पर ट्रेड कर रहा है एसआरएफ, बताएं। अनिल जी चार्ट देखें तो चार्ट ठीक है, स्टॉक का 2570 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में 2550 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। और स्टॉक अगर 2585 2585 के ऊपर निकलेगा तब शॉर्ट टर्म के लिए एक आधा दिन के लिए फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो इन लेवल्स के मद्देनजर ट्रेडिंग की राय होगी।
यह आपके लिए SRF जिस पर रखिए नजर। रिलैक्सो के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, 698 करोड़ से आय इनकी बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी 110 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ का आते हुए दिखा है। 4% ऊपर आपको स्टॉक भी ट्रेड करते दिख रहा है। मुनाफा 63 करोड़ से बढ़कर 63.5 करोड़ का है। तो मुनाफे में तो आपने कुछ ज्यादा बढ़त नहीं देखी है, बट ऑपरेशनली नंबर्स एबिटा फ्रंट पर ठीक दिख रहे हैं। मार्जिन थोड़ा कम हुए हैं, 15.9% के 15.4% रहे हैं। ठीक ठाक मार्जिन है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी ठीक आपको आती हुई दिखी। आई थिंक ओवरऑल रेवेन्यू में आपने कुछ डिसेंट बढ़त देखी है, जिसका रिएक्शन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। स्टॉक नंबर्स आते ही एक स्पाइक जरूर दिखा रहा है, 4% ऊपर इस समय रिलैक्सो ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी एक बार चार्ट्स भी देख लें, क्योंकि नंबर्स के बाद शार्प रिएक्शन आए। रिलैक्सो फुटवेयर 4% ऊपर। देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। 857 रुपए की एक रेजिस्टेंस थी जो पार हो गई है और स्टॉक अब अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई डिप आ जाए तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब स्टॉक क्योंकि काफी भाग चुका है परिणामों के बाद, तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो उन स्तरों पर खरीदें। 857 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, गिरावट में खरीदारी करें तो मुझे लगता है कि 920 तक का 925 तक का मूव इसमें आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए रिलैक्सो नंबर्स पर रिएक्शन आ रहा है। आइए लेते हैं अनिल जी की अब फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। मामूली गिरावट है अनिल जी, वही 38 पॉइंट नीचे। आई डोंट थिंक डाउ फ्यूचर्स अपडेट हो, मैं चेक करता हूं अगर हमारे रेट्स अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी एग्जैक्ट लेवल पर डाउ फ्यूचर्स के रेट्स दिख रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले भी आपको दिख रहे थे। लेवल तो ठीक है, अमेरिका के ट्रेडर्स गहरी नींद में सो रहे हैं। 3-20 की स्ट्रेटजी के लिए जगह नहीं है, लेकिन बात वही है कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ बंद हो रहे हैं बाजार। तो तकनीकी तौर पर तो मजबूत है कि आप 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग इस पूरे रनअप में पहली बार दे रहे हैं, करेक्ट। सो हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहे हैं तो बड़ी इवेंट के पहले डर तो नहीं है। बिल्कुल। बैंक निफ्टी भी फिर से 43,350 के आसपास की क्लोजिंग दे रहा है, तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखना कम खतरनाक है, कम खतरनाक, रिस्क कम है वहां पर। लेकिन फिर भी जो डर लगता है, 43,000 का पुट ऑप्शन आप एक खरीद कर रख लें और 18,200 का पुट ऑप्शन खरीद कर रख लें अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। और आज शॉर्ट पोजीशन है तो भी आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर रखना चाहिए, और वो होगा या तो 18,400 का या 18,500 का, आपकी जो मर्जी वो कॉल ऑप्शन एक ले लें। और इधर 43,500 का कॉल ऑप्शन या 43,600 का कॉल ऑप्शन आपको लेकर चलना चाहिए। तो हेजिंग के साथ जाएं, जो पोजीशन है वैसे तो कायदे से शॉर्ट काट लेने चाहिए जिस लेवल पर क्लोजिंग हो रही है, लेकिन फिर भी जिनको लंबा स्टॉप लॉस रखना है वो अपनी हेजिंग करके चले, और तेजी की पोजीशन जिस तरह की क्लोजिंग मिल रही है बनाए रखने में समझदारी है, बनाए रखने में बिल्कुल क्लोजिंग बढ़िया मिल रही है। रिस्क कम करनी है इवेंट के हिसाब से तो फिर अलग बात है, फिर आप या तो पुट ऑप्शन लेकर आए या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कल का इंतजार कर लें। बिल्कुल, तो जो आप कहते हैं कि क्वालिटेटिवली बाजार की मूव बेटर दिख रही है, आज वापस मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा रिवाइवल भी आपको आते हुए दिखा है। कई सारे स्टॉक्स का भी मूवमेंट है, तो पोजीशन है हेज के साथ होल्ड करके जाएं, ये है आपके लिए अनिल जी की राय। कल भी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है नतीजों के लिहाज से। सीमेंस के आने वाले नतीजे, आज शाम सेक्टर लीडर L&T के आएंगे नतीजे, कल फिर सीमेंस के आएंगे नतीजे। आइए एक बार जान लेते हैं आशीष के साथ कि सीमेंस से क्या करना है एक्सपेक्ट। आशीष बताइए। दीपांशु, अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी की जो आय है इसमें आपको अच्छी ग्रोथ 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी करीब 3630 करोड़ थी पिछले साल आय, इस बार 3800 करोड़ का एस्टिमेट है। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से देखें तो तिमाही बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, 28% की ग्रोथ है, 445 करोड़ से बढ़कर 571 करोड़, और मार्जिन में भी ठीक ठाक एक्सपेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है, 12% से बढ़कर 15% हो जाएंगे एबिटा मार्जिन, और मुनाफे का भी आंकड़ा जो है कम दमदार नहीं है, 22% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कमेंट्री क्या होती है, ऑर्डर इनफ्लो को लेकर, एग्जीक्यूशन को लेकर ये काफी खास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लेकर भी अगर कुछ इनपुट्स निकल कर आते हैं तो काफी सब्सटैंशियल होगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे बढ़िया आएंगे। ओके, तो मजबूत आंकड़े आने की उम्मीद सीमेंस से आप करके चल सकते हैं, ये राय आपके लिए आती हुई नतीजों के लिहाज से। आइए जल्दी से एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताइए। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया, 638 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन। कॉनकोर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 10 से 15 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट एवरी डे 1-2 दिन छोड़ देंगे अगर तो तेजी दिखा रहा है, और आज भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 640 के ऊपर ये जैसे ही निकलेगा तो कॉनकोर के अंदर 10 रुपया 20 रुपया ये ऊपर का मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा, और पोजिशनल तौर पर ये बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। कॉनकोर में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 628 629 के पास दिखाई दे रहा है, तो 628 का स्टॉप लॉस लगा के कॉनकोर में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें।
650 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 650 का लेवल टूटने पे 660 रुपए तक का मूव कॉनकॉर में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। ये दोनों टारगेट अचीव होने पे 700 रुपए तक का रैली पोजिशनल तौर पे देखने को मिलेगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करें कॉनकॉर में 628 के स्टॉप लॉस से 650 660 के टारगेट्स के लिए। ओके, पोजिशनल टारगेट 700 का, बट फिलहाल ट्रेडिंग के लिए 650 और 660 के टारगेट के लिए कॉनकॉर कन्विक्शन कॉल आ रहा है सुमित जी की तरफ से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद बाजार डिप करते हुए दिखे। थ्रू द डे एक छोटी रेंज में कारोबार हो और एंड ऑफ ट्रेड आप देख रहे हैं अच्छी बढ़त के साथ आप बंद हो रहे हैं। 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 18,300 के ऊपर निफ्टी, 43,350 के करीब बैंक निफ्टी। इंडसइंड बैंक लगातार तीसरे दिन इसमें मूव आ रही है। फ्राइडे को 5% की बड़ी गिरावट आई थी जब चीफ रिस्क ऑफिसर की एग्जिट की खबर आ रही थी बाजार में। उसके बाद देखिए मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे तीनों दिन इसमें बढ़िया गेन्स आई हैं। टॉप गेनर निफ्टी का 3%। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स 2 दिनों से यहां पर एक्शन चल रहा है, 2% ऊपर। बीपीसीएल आज फिर से एक्टिव था, एचपीसीएल और आईओसी पर भी नजर थी। डिवीज लैब कल बात भी हुई थी इसकी, आज सुबह भी बंसी बात करते 1.25% ऊपर। टाटा मोटर्स में अच्छी खरीदारी आई है। आइशर कल के नतीजों से पहले एक्टिव हो रहा है। बजाज ऑटो में भी आपने मूव देखी है, तो वापस आपको ऑटो स्टॉक्स एक्टिव दिख ही रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री से थोड़ा सहारा मिला है बाजार को आज। अपोलो हॉस्पिटल्स, मारुति, एचडीएफसी बैंक, यहां पर भी एक्शन था। विप्रो आईटी स्पेस से ये भी थोड़ा एक्टिव ही रहा। इनफैक्ट ब्रेथ अच्छी है, सिर्फ 12 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। यूपीएल में दबाव जारी है, 2% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज नतीजों से पहले ये 1.5% नीचे है। हिंडाल्को में थोड़ी कमजोरी है, इन्फी में थोड़ी कमजोरी है। एसबीआई, टाटा स्टील, एलएनटी नतीजों से पहले ये भी थोड़ा कमजोर आपको दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग आज का टॉप गेनर है, 4.25% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 3% की मूव आ रही है। महानगर गैस 2% ऊपर है। बीएचईएल में अच्छा एक्शन बन रहा है। ग्लेनमार्क एक्टिव है। कल नतीजों से पहले सीमेंस में भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। इसके साथ ही गेल बीच में अच्छा स्पाइक इसमें आया था। जुबिलेंट फूड, इंडिया सीमेंट्स, पिडलाइट नतीजों के बाद गिरा था, आज रिवाइवल आ रहा है। कमिंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मेट्रोपोलिस, यहां पर आप रखिए नजर। गिरावट 9% का कट आरती इंडस्ट्रीज में। कॉन कॉल हुई थी, मैनेजमेंट के नतीजे कमजोर रहे थे इनके। रेन इंडस्ट्रीज कमजोर नतीजे, आज सुबह बात भी हुई थी। स्टॉक ऑफ द डे में शॉर्ट कॉल भी दिया था, टारगेट्स भी इस पर आए। 4% का कट दिख रहा है। पीएनबी ये वायदा कारोबार के बैन में आने की तैयारी में 3.5% नीचे है। अपोलो टायर्स में दमदार नतीजे बट मुनाफा वसूली आई है, इस काउंटर में वीकनेस दिख रही है। एस्कॉट्स इसके नतीजे आए थे, उसके बाद थोड़ा शार्प फॉल आ रहा है, 2.5% नीचे। बलरामपुर चीनी, टाटा कम्युनिकेशंस, वर्लपूल, इंटेलेक्ट डिजाइन, एलएनटी फाइनेंस, एल्केम लैबोरेटरीज, एसआरएफ, डाबर, गुजरात गैस और डेल्टा कॉप, यहां पर भी आपको वीकनेस दिख रही है। जोमैटो आज थोड़ा रिवाइवल इस काउंटर पर आते हुए दिखा है, इसको भी रेडार पर रखिए। और रेडार पर रखिए कुछ और काउंटर्स जहां पर कल एक बड़ी मूव आ सकती है। नतीजों के लिहाज से आज शाम कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे पोस्ट मार्केट आने वाले हैं। फिलहाल प्रोविजनल क्लोजिंग 18,300 के ऊपर 45 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी पर आती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी 142 अंकों पर 43,300 के ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स में 155 अंकों की रही तेजी। डाउ फ्यूचर्स 35 पॉइंट नीचे, नेस्डेक फ्यूचर्स 25 पॉइंट नीचे है हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो फाइनल क्लोजिंग भी लगभग इन लेवल्स के आसपास आने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। आइए बढ़ते आगे। सरकार ब्लैक मनी को लेकर शिकंजा कसती जा रही है। आज उसने फिर मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया है। आज इस कानून के तहत कंपनियों के डायरेक्टर और ट्रस्टीज को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, इसके दायरे में उन लोगों को भी लाया गया है जो अपने घर या दफ्तर का पता सिर्फ पत्राचार के लिए देते हैं, यानी कि ऐसे ठिकाने जहां दफ्तर तो नहीं होते मगर उसका इस्तेमाल कंपनियां कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए करती है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा और समझेंगे कि PMLA कानून में हुए इस बदलाव से क्या फ़ायदे होंगे और क्या इससे ब्लैक मनी पर नकेल कसने पर मदद मिलेगी। चर्चा में हमारे साथ देंगे जाने माने एक्सपर्ट DS सक्सेना साहब जो पूर्व चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, अरुण गिरी को फाउंडर और ग्रुप एडिटर टैक्स सूत्रा से, और अभिषेक रस्तोगी CA और फाउंडर रस्तोगी चैम्बर्स। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात ट्रस्टी या डायरेक्टर PMLA के रडार पर। इसके अलावा शाम को 6 बजे मनी गुरु में म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के फंड्स उपलब्ध हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड्स में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं और ये निवेशकों के पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। वहीं मिड कैप फंड्स ग्रोथ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नई कैटेगरी जिसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें दोनों का मिक्स होता है। तो एक ऐसा फंड जो दोनों ही आपको देता है, ग्रोथ भी और स्टेबिलिटी भी। आज जानेंगे इसकी खासियत, इस कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनका प्रदर्शन,
लार्ज एंड मिड कैप फंड, फायदे और रिटर्न। हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्टमेंट, और अभिषेक गुप्ता, फंड मैनेजर एडलवाइज म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे हमारे साथ शाम 6:30 बजे आज इस खास चर्चा में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद आज एग्जिट पोल के बाद के नतीजे भी देश के सामने आने की तैयारी में। असली रिजल्ट तो 13 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है देखना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो एग्जिट पोल्स में क्या बीजेपी 38 साल के पुराने ट्रेंड को तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्ता में आ सकती है, या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, या फिर जेडीएस 2018 की तरह एक बार फिर से बनेगी किंग मेकर। आज शाम को एग्जिट पोल पर हमारी महा कवरेज रहेगी, और ये नहीं, प्राइम टाइम हमारा शो जो इंडिया 360 डिग्री है उसमें भी खास मेहमानों के साथ आप देखिएगा ज़रूर। कर्नाटक का रण एग्जिट पोल जी बिजनेस के संग, आज की हमारी शाम की विशेष पेशकश। ओके, विदा लेने का वक्त है आप सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशु सर, जय ठक्कर साहब और सुमित जी का भी दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। 18,300 के ऊपर 50 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी की समाप्ति 132 अंकों पर 43,331 पर बंद होता है। बैंक निफ्टी एक अच्छी मजबूती के साथ बाजार आज बंद होते हुए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।